वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 9 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिल करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें पीटी और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उसे भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी आज के रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए, चीज़ें टू वे कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए तो ही जाके सॉल्यूशन होगा, नहीं तो चीज़ें जो प्रयास की जा रही है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रश्न जरूर करिए। मैं लगातार बोलता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण कमेंट कीजिए। तो आप लोग ज़रूर प्रयास कीजिए कि जो भी आज के टॉपिक से रिलेटेड जो समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम लोग भी समझ सकें कि आपकी समस्या है क्या और उस पर काम किया जा सके। इसके साथ ही आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा युक्ति आईएएस का। वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें दी जा रही, टेस्ट दी जा रही है, टेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपको बहुत से सीरीज चलाए जा रहे हैं, पैकेज चलाए जा रहे हैं जिसको आप परचेज कर सकते हैं बहुत लो प्राइस में। जैसे दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का ही मान लीजिए 365 रुपया 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ चल रहा है। तो पर डे का आपको इसमें क्लासेस मिल रही हैं। साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, फ्री गाइडलाइंस भी इसमें मिलेगा 1 साल के लिए। तो उसी तरह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बैचेज चल रही हैं। तो आप लोग ज़रूर इसमें देखिए, एक बार आके देखिए। लेना ना लेना वो बात की बात है, पहले चीज़ों को आप लोग ज़रूर समझिए। आकर समझने के बाद होगा क्या कि चीज़ें आप लोगों को क्या स्पेशल यहाँ दिया जा रहा है, क्या मटेरियल आप लोगों को किस रूप से प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, क्या ये मटेरियल आपको एग्ज़ाम और इन चीज़ों को कवर कर रहा है, ये पहले जानिएगा तो ही ना समझ पाइएगा नहीं यहाँ क्या आप लोग को स्पेशल दिया जा रहा है। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो पहले आके देखिए युक्ति आईएएस पर कि आप लोगों को क्या दिया जा रहा है। इसे जब आप लोग समझ जाइएगा ना, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए, साथ ही साथ देखिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण स्लाइड होता है वहीं शेयर किया जाता है। पीडीएफ इसका जो पेपर अवेलेबल कराया जाता है वो भी आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। तो देखिए, चीज़ें आप लोगों को ये समझनी होगी कि आपको किस किस चीज़ों से जुड़ना है। पहले तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, तीसरा आपको ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है। सभी अभ्यर्थियों से मैं कह रहा हूँ ऐप ज़रूर डाउनलोड करके चीज़ों को समझिए पहले, तो जाके आगे चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज के न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि दैनिक जागरण ने अपने जो पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे, तो आज दैनिक जागरण ये आप लोग को समझाएगा ना कि आपको कि पहले का जो न्यूज़ था वो कैसे रिपीट होता है और उस पर कैसे हम लोग को काम करना है। अब उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या इस पर बातें की जा चुकी है। और आपको कल ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सभी जगह आपको दैनिक जागरण का 17 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक का लिस्ट दिया गया है ना। लिस्ट को ही आप लोग ध्यान से देखिएगा, और पहले से भी लिस्ट जारी किया गया। आज आप लोग को 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक के लिस्ट भी दे दिए जाएंगे। तो केवल लिस्ट को आप देख के ये समझ जाइएगा कि क्या आपको टॉपिक प्रत्येक डे हो रहा है और ये 365 दिन आप कितने टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अगर ये इस चीज़ को समझ गए ना तो आपका सिलेक्शन होना है ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर इस टॉपिक के महत्ता अगर समझ लिए तो लगातार अगर मान लीजिए पर डे आप 5 ही टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, तो आप ही सोच के देखिए 365 दिन में अगर मान लीजिए 365 दिन क्लासेस नहीं हो रही किसी पर्सनल काम से या किसी भी कारण से, मान लीजिए कम से कम 350 क्लासेस तो हो गई ही ना। 350 भी नहीं लेके चलते, मान लीजिए 300 ही क्लास साल भर में हुआ किसी कारण, बस 65 दिन किसी कारण में पर इतना डिले नहीं होता। मैं आप जानते हैं मैं कंटिन्यू लेता, जब सबसे ज़्यादा इमरजेंसी वर्क होता है तो ही मैं क्लास को बंद करता हूँ। नहीं तो मान के चलिए 300 ही दिन हम ले लें साल का, तो 300 डे में आपको अगर 5 डे ही कम से कम टॉपिक कर रहे हैं तो आप 1500 टॉपिक कवर हो रहा है आपका। याद रखिए, 1500 टॉपिक को आप एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी में मैक्सिमम 80 क्वेश्चन आपको 4 पेपर में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। मिनिमम
मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। और यूपी पीसीएस को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे पीसीएस में 20 के आसपास ही प्रश्न होते हैं। तो मान लीजिए आप अगर 1500 और 1400 1500 टॉपिक में से अगर इतना नहीं सेलेक्ट होगा तब कहाँ से आएगा। आप ही सोचिए, लिस्ट पहले मिलाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कीजिए, देखिए कि क्या इस लिस्ट से आपका टैली कर रहा है। तो आप लोग जरूर इस कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि नहीं, जो मुझे लिस्ट दिया गया है, जो टॉपिक कवर किया गया उसका कम से कम 70 से है ना 60 से लेकर 70% जो टॉपिक है आपका कवर हो रहा होगा। आप खुद जांच कीजिए, मेरे कहने या किसी के दूसरे थर्ड पार्टी के कहने से मत कीजिए। आप थोड़ा मेहनत कीजिए इस फील्ड में कि चीज़ें आप समझ सके कि आपको क्या करना है नहीं करना। मैं लगातार आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, इसके पीछे लॉजिक यही है कि आप उस चीज़ पर पॉइंट आउट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए जो आपको एग्ज़ाम को क्लियर कराएगा। बाकी अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मीकांत को ही पढ़ लिए, विपिन चंद्रा को ही पढ़ लिए, या किसी भी मान लीजिए माजिद हुसैन को ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सभी किताब रहे ना, पर इससे एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम होता है क्या कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न क्या पूछ रहा है, उस डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसकी सप्लाई किस रूप से करनी है। तो सप्लाई कैसे करनी, क्या करनी है, इसको समझने के लिए आपके पास चीज़ों को उस एंगल से देखना होगा ना। और जैसा क्वेश्चन का वेरिएशन चेंज हो रहा है, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सभी जगह क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। आप केवल एक टॉपिक को पढ़कर है ना उसका आंसर नहीं लिख सकते हैं, उसको करंट से भी जोड़ रहा है, वर्ष के बैकग्राउंडर स्टैटिक्स पार्ट से भी कवर कर रहा है, साथ ही साथ उसके भविष्य उन्मुखी उद्देश्य क्या है उसको भी जोड़ रहा है। इस प्रकार आपको सारे एस्पेक्ट, सारे डायग्राम समझने होंगे, उसी में हम लोग, आप इस सब चीज़ों को समझिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना भी बताना, आप लोग को इतना समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ आप लोग समझते नहीं हैं। चीज़ें है ना, मुझे कल किसी स्टूडेंट ने कॉल किया और उसने बोला कि सर दैनिक जागरण का क्या मतलब है, दैनिक जागरण क्यों जो पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा था, बिना दैनिक जागरण या द हिंदू को पढ़े हुए, इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदू पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले अधिकतर आपको दैनिक जागरण ही पढ़ते हैं, तो क्या इसको पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या इसके पढ़ने से मेरे सिलेक्शन में क्या योगदान हो सकता है। किसी के न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखने से, या किसी हम रेगुलर अगर सेल्फ भी कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आपके जैसे अगर दिमाग में चल रहा है किन्हीं अभ्यर्थियों को ये समझना सबसे ज़रूरी है कि आपको न्यूज़पेपर, द हिंदू हो या दैनिक जागरण या कोई और पेपर, आपको क्या दे रहा है या खबर केवल देता है ना। खबर आपको घटनाएं दे रही है, घटनाएं दे रहा है, टॉपिक ओरिएंट जो भी घटनाएं घट रही है, अब उसको उस टॉपिक से आप एग्जाम ओरिएंट कैसे कवर कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करेगा ना, पेपर तो नहीं बताएगा ना। अब मान लीजिए आप जीएस पेपर 3 में या 2 में इसको कवर कर रहे हैं, क्या 1 में कवर कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। तो एनालिसिस में इसलिए करा रहा हूँ ना आप लोगों को कि आपको ये पता हो कि ये टॉपिक जो है वो किस पेपर में आ रहा है और किस पेपर में कौन कौन से इसका डायग्राम है, एस्पेक्ट है और इस पर सरकार क्या कर रही है। तो ये चीज़ समझिए कि लगातार ये चीज़ करिएगा ना तो आपका समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में कुछ बातें, निजी मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें की है, तल्ख टिप्पणी की है, उसी में आपको समझना होगा। यह मामला था निजी आंध्र प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज के ज्ञापन से संबंधित 2011 में तय की गई फीस का 7 गुना बढ़ाकर लगभग 24 लाख रुपये सालाना करने का 6 सितंबर 2017 को आदेश जारी किया जाता है। यह फीस 2017 से 20 के सत्र के लिए तय की गई थी। तो यह मामला था कि अचानक 7 गुना फीस में वृद्धि कर दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी दर्ज की थी और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट भी। अब यहाँ पर कुछ बातें की गई, उसे आप लोग समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल जो कॉलेज की फीस की जो बेतहाशा बढ़ोतरी की है, तल्ख टिप्पणी करते हुए, तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षा मुनाफा कमाने वाला व्यापार नहीं है और ट्यूशन फी हमेशा वहन करने योग्य होना चाहिए। यह बातें इनके द्वारा की गई है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप समझिए। आप यहाँ फैसला दे रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला है कि ट्यूशन फी अधिक नहीं होना चाहिए, या तो फिर मुनाफा कमाने के लिए व्यापार नहीं होना चाहिए शिक्षा।
स्ट्रक्चरल बात तो ये बातें बोल रही है, पर इसका धरातल पर अब क्या चीज़ें देख रहे हैं? धरातल पर यही देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां शिक्षा के प्रमोट कर रही है ना। शिक्षा को प्रमोट कर, देखिए उसका एक एस्पेक्ट अलग है कि हाँ क्यों शिक्षा के जो कंपनियां क्या वो इस फील्ड में पैसा नहीं बना सकते या बिजनेस नहीं कर सकते, वो अलग एस्पेक्ट है। पर इस टिप्पणी के आधार पर मैं आकलन कर रहा हूँ। जब इस पर विचार जब हम लोग करेंगे, एक अलग वीडियो सेशन करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे। पर इस टिप्पणी के संदर्भ में मैं बातें कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा कि बहुत सी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, जो अभी यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हुई है ना। तो क्या धरातल पर स्थिति क्या है, पहले इसको समझना होगा। दूसरा, जितने भी निजी संस्थान हैं उसमें किन लोगों का पैसा इन्वेस्ट है, सबसे पहले ये बात जाननी होगी। तो किन लोगों का, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन का पैसा होता है, भूमाफियाओं का पैसा होता है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, बहुत से नौकरशाहों का पैसा होता है। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं ना है, सभी लोग जानते हैं। आपके एरिया में कोई, अब मैं एग्जाम्पल किसी का पर्सनली मैंने बातें नहीं कर रहा हूँ, पर कोई अभी हाल ही में मैथ मस्ती के जो टीचर हैं वो मुखिया बने, बहुत अच्छा है, वो वर्क भी कर रहे हैं बहुत से एस्पेक्ट। अब उन्होंने देखिए ITI खोला है। अब इसको एग्जाम्पल, अब उन्हें मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, इसके संदर्भ में चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब IIT इन्होंने खोला, पहले इनका काम था टीचर पढ़ाते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, मुखिया भी बने, बहुत अच्छा काम करे, IIT भी खोले, बहुत अच्छा काम करे। इनका अलग उद्देश्य हो सकता है, अलग तरीके से कुछ कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहा हूँ, क्योंकि समझिएगा, इसको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कीजिएगा। अब ये ITI खोले, इससे कुछ इनको अर्निंग होगा ना, बिना अर्निंग का तो होगा नहीं, अर्निंग होगा। इनके बाद इनके और भी सोर्स डेवलप होंगे। ये कल हो सकता है कोई बड़ा स्कूल खोलेंगे। अब बड़ा स्कूल खोलने का निजी स्कूल खोलेंगे, निजी स्कूल से भी कुछ अर्निंग होगा, तो हो सकता है आगे आने वाले समय 10, 15, 20, 25 साल बाद ये कोई यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो होता क्या है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है तो लोग क्या करते हैं, और भी एस्पेक्ट के साथ चीज़ें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और वैसा नहीं कि वो सर अकेले ही कर रहे हो, बहुत से पार्टियां इसमें मिली होंगी, या व्यक्तिगत भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना। तो यही धरातल पर स्थिति है, और ये सभी के साथ मेरे पास भी आएगा, मैं भी यही स्थिति यही फॉरवर्ड करूँगा ना। क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक, नियम नहीं क्रिएट किया गया है भारत में कि किस रूप से शिक्षा का मौद्रीकरण करना है, किस स्तर पर करना है, उसकी सीमाएं क्या होगी, यह किया ही नहीं गया है। तो छूट सबको मिली हुई है ना, तो छूट मिली हुई तो क्या। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से समझिए कि YouTube ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैटेगरी है ही नहीं कि कौन आपको शिक्षा देगा। क्या वो शिक्षा देगा जो आज तक PT क्लियर नहीं किया है? क्या वो शिक्षा देगा क्या जो आज तक मेंस क्लियर नहीं किया? क्या वो शिक्षा देगा जो आज तक इंटरव्यू क्लियर नहीं किया है? या वो शिक्षा देगा ही कि जो सक्सेसफुल हैं, जो क्या कहते हैं उसको, अपना जॉब कर रहे हैं, आप पास आउट होकर आप चीज़ ही आप प्रोवाइड करा सकते हैं? ये नियम नहीं ना है। तो आज देखिएगा, मैं भी उस श्रेणी में आता हूँ, मैं इस सब चीज़ों को आपको बाय धरातल पर बता रहा हूँ ना। मैंने इंटरव्यू तक गया है, पर इंटरव्यू तक गया हूँ ना, तो क्या मैं सक्षम हूँ शिक्षा देने के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह सभी के साथ, आप मान लीजिए बहुत से मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत से लोगों को आप भी जानते होंगे, जो आज तक किसी को PT क्लियर नहीं किए, पर टेलीग्राम से लेकर YouTube चैनल पर वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझा रहे हैं। तो बताइए, वो व्यक्ति विशेष पर जब तक आप कंट्रोल नहीं लगाइएगा तो वो व्यक्ति कैसे, किसी व्यक्ति, अब उसका मुनाफा, उसके पास लगभग 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर YouTube पर है। तो समझिएगा बातों को यहाँ पर कि कहाँ से लूप होल निकलती है, और उस पर सरकार काम नहीं करना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर जो 26 लाख बढ़ाया गया है, यहाँ पे एक सेकेंड, 24 लाख, ये क्या स्थिति थी, किन लोगों के बिहाफ में बढ़ाया गया, इसके मेंटरशिप किनके पास थी, मालिक कौन था इस निजी स्कूल का, ये आपको मेडिकल कॉलेज का, ये इस पर कोर्ट ने कभी चीज़ों को नोट किया है कि इन किन लोगों का था। अब जो व्यक्ति अपना इन्वेस्ट करोड़ों रुपया का किया होगा तो व्यापार बनाएगा ही ना। सिंपल सा लॉजिक चीज़ों को समझिएगा, नहीं तो आपके ही न्यायालय में फीस क्यों रहता किसी का 10 लाख, एक आप दे रहे हैं, एक दिन जाके हाजिरी दे रहे हैं कोई वकील, तो उनका फी रहता है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख क्यों रहता है?
इसके पीछे यही है कि आपने कुछ ऐसे ठोस नियम नहीं बनाए हैं जिससे है ना आम जनता को लाभ मिल सके। आम जनता जो बेयर नहीं कर पाती है, मान लीजिए मुझे कोई ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाता है और मैं इस मामले में मान लीजिए मैंने मुझ पर साइबर अटैक हुए थे हाल ही में ना, मैं आप लोगों को बताया भी था। अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाज़ा अगर खटखटाना चाहूँगा तो मेरे पास मान लीजिए 10 लाख नहीं है, तो क्या मैं कभी जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। तो इसका मतलब आपके यहाँ भी तो व्यापार का चीज़ें बनी हुई है ना, तो आप भी ओपन रखिए ना, ओपन चीज़ों को रखिए, ओपन चीज़ों को। अब मैं अच्छे वकील को करना चाहूँगा, मान लीजिए आप प्रशांत भूषण जी को करना चाहूँगा या कपिल सिब्बल जी को करना चाहूँगा, तो क्या उन पर ऐसा नियम कानून आपने रखा है? उन ऐसे उच्च क्वालिटी के जो वकील हैं जो आप मेरा पैरवी यहाँ पर कर सकते हैं? हाँ, व्यक्तिगत रिलेशनशिप हो डेवलप अलग मैटर है। एक समान आधार, मान लीजिए कोई भारत के किसी कोने से एक व्यक्ति उठता है और चाहता है कि कपिल सिब्बल जी को वो अपना वकील बनाए और इस मुद्दे किसी मुद्दे पर वो अपना पैरवी करवाए, तो क्या कपिल सिब्बल जी को ऐसा कोई जवाबदेही दिया गया, तय किया गया है कि आप ऐसे 5 लोगों 10 लोगों का साल में 5 साल में ऐसे 10-5 लोगों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को करना होगा या कम फी लेके काम करना होगा? ऐसा कोई जवाबदेही तय किए किसी भी संस्था, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? नहीं किए हैं। तो फिर चीज़ें ऐसे ही उभर कर आएंगी कि कोई निजी संस्थान अगर कोई करोड़ों रुपया लगाता है, और देखिए कपिल सिब्बल जी भी अपने वकील बनने उनकी जो चीज़ें अभी तक आई है उनके पीछे उनका इन्वेस्टमेंट तो रहा होगा ना। अब मान लीजिए चीज़ें समझिएगा लॉजिकली, जो डॉक्टर बनते हैं वो खर्चा 24 लाख कर रहे हैं साल में, ठीक ना, साल में करेंगे तो इनका कम से कम 5 साल का कोर्स तो होता ही है ना, तो 5 साल में कितना रुपया हो गया सोच लीजिए, 1 करोड़ के आसपास रेशियो हो गया। तो क्या ये धरातल पर जाएगा काम करने, तो इसमें मॉरलिटी और एथिक्स नाम का कोई चीज़ बचा रहेगा? तो सबसे पहले जो 1 करोड़ रुपया लगाया है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा ना। तो सारे एस्पेक्ट हैं यहाँ पर आपके, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा और उसके बीच के संतुलन के साथ स्थिति को कायम करते हुए आपको मेंस में या इंटरव्यू में चीज़ों को कवर करना होगा। हालांकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो ये आपसे इस तरह के तरीक़ों को आजमाना होगा। बस देखिए मैं आपको कितनी बार बताया हूँ कि जब भी टॉपिक आए ना उसके मूल को समझने की कोशिश कीजिए, अर्थात क्यों 47 के बाद भी हम लोग आज़ाद होने के बाद की ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, या कोई देश कहीं भी, अमेरिका में ही जाइए, यूरोप में जाइए या कहीं अन्य कंट्री में जाइए आप, वहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति क्यों कायम हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट यही है। इसे आप लोग जब तक नहीं समझिएगा चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। अब देखिए आज के न्यूज़पेपर में मैंने आप लोग क्या बताया था कि पहले न्यूज़पेपर में जो लिस्ट आप लोग को दिया गया वो क्यों लाभदायक है। आप लोग को देखिए, क्या जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मैंने चर्चा नहीं किया आप लोग को? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किया है ना? तो किया है तो बताइए, इस पर दोबारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है। बस इसमें जो अपडेट हो रहे उसको आपको ऐड कर लेना है, ऐड करते चलना है। अब मान लीजिए 2 से 3 लाइन में ऐड हो जाएगा चीज़ें। इसे G20 के बारे में क्या मैंने आप लोग को कवर नहीं किया है? आपको लिस्ट में जाके देखिए G20 किस दिन हुआ। मैं ही क्यों बताऊँ आपको G20 का लिस्ट इस डेट को हुआ है। आप इतना तो कंसेस हो ही सकते हैं ना कि इस लिस्ट को देखने के बाद चीज़ों को खोज सके। सारी चीज़ आप लोगों को आसानी से करा के दिया जा रहा है ताकि आप लोग को यह देरी ना हो, ठीक ना, कि समय वेस्ट आप लोग का ना हो कि टॉपिक कहाँ है, किस रूप से हम लोग चयन खोजेंगे, टॉपिक को कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए लिस्ट दिया जाता है, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन के नीचे लिस्ट दे दिया जाता है कि आज के क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको पहले कवर कर लीजिए। उसके जो भी आपको चीज़ें लग रही है, पीटी ओरिएंट कौन सा टॉपिक है, एक्टोरियल कौन सा है, केस स्टडी कौन सा, सभी दिया रहता है। तो आप देखिए होगा क्या कि जब चीज़ों को रेगुलर कीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। इसी में देखिए जलवायु परिवर्तन में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एनुअल मैक्रो, उनके द्वारा चेता दिया गया है। लोग देखिए इस बार चेतावनी भरे शब्दों में COP27 हो रहा है, लगातार बातें लोग धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को, अपने देशों को दूसरे देशों धमकियाँ कहिएगा। समझने का मतलब ये पॉजिटिव सेंस में कि अगर अभी आप नहीं करिएगा ना, आने वाले सदी में विश्व
पृथ्वी ही खतरे में आ जाएगी। इसलिए कार्रवाई कीजिए, बात मत कीजिए। मैं कितना बार बोलता हूँ, धरातल पर काम दिखना चाहिए, धरातल पर ही काम दिखाने की ज़रूरत है। इसी में देखिए जो इनके द्वारा बोला गया है कि जलवायु परिवर्तन गुनाहगारों को देना होगा हर्जाना, बिना हर्जाना दिए हुए आपका काम नहीं बनेगा। नो छो कोई बात नहीं करनी है, सीधे टू दी पॉइंट बात आनी है। आपने किसी दौर में जलवायु को इतना प्रदूषित किया है कि आज उसका जो आज का वर्तमान जनसंख्या उसे भोग रहा है, उसके प्रभाव को झेल रहा है। तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको पे कीजिए, उसको मॉडरेट करने के, उसे ठीक करने के लिए जो तकनीक डेवलप किए जा रहे हैं उसमें योगदान कीजिए। नहीं तो आप चीज़ देखिए होगा, मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया था ना, कुछ दिन पहले याद होगा चीन और पाकिस्तान के मामले में, जब चीन जब आतंकवादी को छूट दिया था, संयुक्त राष्ट्र में एक बात बोला था ना, चीन को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बार बार गलती कर रहा है कि किसी आतंकवादी को लिस्ट में शामिल होने से उस पर वीटो लगाता है। तो उसको आज नहीं समझ में आ रहा है ना, आज वो उसके नज़र में ये आ रहा है कि उसका वन बेल्ट वन इनिशिएटिव सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके नज़र में, कि वो अगर मैं नहीं करूँगा तो पाकिस्तान जो सीपेक जो कॉन्सेप्ट लेकर आया है वो कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो सकेगा। तो जो चीज़ें समझिएगा, बात यह है कि इसके एक डायलेमा के क्रिएट करने से आने वाले भविष्य में चीन की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, विश्व के प्रति जवाबदेही की नीति खड़ा हो जाएगा, और चीन विश्व बिरादरी से वो धीरे धीरे ना उसके नीतियों को हटाने का प्रयास सभी देश करेगा। उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब खुले तौर पर लोग, अब मान लीजिए हर्जाना की बात कर रहे, किनके संबंध में बात की जा रही है। कल आपको जो यूएन के महासचिव हैं गुटेरसी जी, उनके द्वारा भी बातें चेतावनी दी। तो किनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें कर रहे हैं, वो अमेरिका जैसे देशों को ही डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। आपको जवाबदारी लेनी होगी, अगर नहीं लीजिएगा तो जो देश लेगा, विकल्प देगा, उसको सत्ताएं देने की बात की जाएगी। तो देखिएगा अमेरिका इसी दबाव में, इसी मीटिंग में, मेरी बात आप समझ लीजिएगा, 2027 या 28 की मीटिंग में, 1 से 2 साल में अमेरिका सबसे बड़ा फंड रिलीज करेगा इस क्षेत्र के लिए। क्योंकि मैं जो बातें आपको समझा रहा हूँ उसका वेट कीजिए, या तो 2027 में ही रिलीज कर सकता है, कुछ फंड रिलीज कर देगा, नहीं तो 2027-28 तक आपको COP28 होगा उस वर्ष तक बहुत बड़ा फंड रिलीज करना उसकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि वो लगातार जब विरोध उत्पन्न हो रहा है ना, उसको यह भाप लिया है अमेरिका। कुछ गतिविधियां नज़र आई हैं हमें, कुछ एक्टिविटी मुझे रिकॉल कर रहा हूँ कि एक्टिविटी उस तरह जा रहा है, इसे भाप रहा है अमेरिका जो भी देश है जो। तो आपको है ना चीज़ें समझनी होगी कि विश्व समुदाय से आप बाहर के काम नहीं कर सकते। तो आपको इसके संदर्भ में चीज़ों को अपडेट करना है। देखिए यहाँ पर जो बातें की गई है भारत के संदर्भ में, उसे आपको नोट कर लेना है। फ्रांस के जो एमुअल मैक्रोन है राष्ट्रपति, वो भारत की प्रगति की सराहना की और कहा है भारत इसको लेकर आगे बढ़ने की ललक है। उन्होंने कहा कि जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात आती है तो भारत की महत्वाकांक्षा का स्तर अधिक होता है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल जो सौर पैनल बनाने का बात जो किया गया, संगठन जो बनाया गया, वो भारत के प्रयास से, भारत फ्रांस के प्रयास से हुआ था। या नवीकरणीय ऊर्जा में जो भारत के वर्तमान कार्य हैं उसमें आपके आंकड़े देख लीजिए, सारे विश्व में अलग आंकड़े भारत का दर्शाता है। तो इसी के संदर्भ में बातें की गई है, अलग ही महत्वाकांक्षा देखने को, और जो भारत अपने हैसियत से अधिक जो चीज़ों को करने का प्रयास कर रहा है। देखिए और भी देश है ना विश्व में है, तो भारत ने 2070 तक न्यूट्रल घोषित करने की बात कर दी, कार्बन न्यूट्रल। भारत के समकक्ष विश्व के अनेक देशों को आप लोग ले लीजिएगा और समझ में आ जाए कि भारत क्या लक्ष्य निर्धारित किया और हाल में 2030 तक के क्या निर्धारण डेवलप किए हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित। मैंने आपको पंच तत्व पढ़ा दिया है ना, उसको एक बार रिकॉल कीजिएगा और उससे किसी भारत के जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी जितना आकार है, उस आकार वाले देश से उसकी तुलना कीजिएगा कि इसी क्षेत्र में अन्य देश की क्या स्थिति है। तो आपको समझ में आएगा भारत कितना महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर चल रहा है। बस हम वर्तमान सरकार को केवल गाली ही नहीं दे सकते हैं ना,
उसकी बहुत से कार्य हैं जो आपको सोसाइटी के लिए या तो बहुत से जो वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में आपको कम आंकने को देखता होगा, पर कुछ ऐसी समस्या है जो वैश्विक नेतृत्व को कायम करती है, तो उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से लिखना होगा, समझाना होगा। तो जब किसी देश के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा ये बातें की जा रही है कि भारत में महत्वाकांक्षा का स्तर अधिक है, तो आप इसको कोटेशन के रूप में यूज़ कीजिए कि मान लीजिए भारत या तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बातें जब भी आएंगी, भारत का योगदान क्या है, तो इनके कोटेशन को यूज़ कीजिए। तो कोटेशन को जब यूज़ कीजिएगा, ऐसे ही बहुत से देश अभी कोटेशन देंगे भारत के संदर्भ में, उपलब्धियों को गिनाएंगे, या भारत के प्रधानमंत्री जो भी प्रतिनिधि हमारा जाएगा वहाँ है अभी, जैसे जल मंत्री जी हैं, उनके कोटेशन आते हैं तो उनको यूज़ कीजिए। यूज करने से क्या होगा कि आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूविंग होगा, टू दी टॉपिक रहेगा और करेंट से आप लोग जुड़े रहिएगा। अब मान लीजिए इसी संदर्भ में गांधी जी का विचार आप देते हैं, मान लीजिए, तो ये विचार गलत नहीं है, पर ये आउट ऑफ डेटेड है ना। गांधी जी ने स्वच्छ ऊर्जा के बारे में क्या बोला था, या जो चीज़ें हैं इसके संदर्भ में बातें, आत्मनिर्भरता के बारे में क्या बातें बोली थी। अगर वर्तमान में किसी व्यक्ति ने भारत के अवसंरचना के निर्माण के बारे में कुछ बातें की हैं, तो आपको वर्तमान के कोटेशन देने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी या किसी और भी प्रबुद्ध व्यक्ति का विचार आदरणीय है, योगदान योग्य है, पर यह कहीं ना कहीं आउट ऑफ डेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक्स पार्ट है जिस पर आप दे सकते हैं, जैसे पंचायती राज पर है, महिला सशक्तिकरण पर है, या रोजगार पर है, स्वरोजगार पर है। ये सब के मामले में गांधी जी या तो नेहरू जी या तो और भी लोगों के विचार आप दे सकते हैं, पर उसके न्यू अपडेट जो आ चुके हैं, नए नए विचार, उसको कोटेशन के रूप में यूज़ कीजिए, तो आपको नंबर कुछ अलग ही मिलेगा। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ों को। चलिए अब देखिए, कल लोगो जारी हो गया है, इसका स्लाइड मैंने आप लोगों को भेजा है आपको ग्रुप में, उसे जरूर देख लीजिएगा। लोगो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके बाद नीचे का जो पार्ट है उसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस पर जो लोगो का निशान है उसे जरूर देखिएगा। इससे पीटी आपको स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न तो जरूर बनेगा। थीम क्या है इसका, लोगों का थीम क्या है, ये जरूर पूछ सकता है, तो इसे सब जरूर याद रखिएगा। इसी में मैंने T20 के बारे में विस्तृत चर्चा पहले कर चुका हूं, आपको लिस्ट में देख लेना है, लिस्ट में किस दिन है आपको खुद देख के कवर कर लेना है। और साथ ही साथ देखिए चीज़ें क्या है कि भारत ये बहुत बेहतर उपलब्धि, मैंने उस दिन चर्चा भी किया था उस क्लास में कि G20 भारत के लिए क्या महत्व रखता है, क्यों भारत इतना बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लेना चाहिए, इतने दौरे कर 250 से अधिक वार्ताएं करेगा अपने पूरे राज्य में। तो समझिए क्यों करना चाह रहा है, तो इसके पीछे के विकल्प को तलाशिए कि किस रूप से इस मंच का प्रयोग भारत कर सकता है और भारत किस नेतृत्व को कायम करना चाहता है, इसी को ध्यान रखिएगा। और हाँ, किसी स्टूडेंट ने बोला था क्या कि सर पेपर नज़र नहीं आता है, यहाँ पर जो आप अंडरलाइन किए रहते हैं, तो जूम आउट करने, देखिए एक्चुअली आपको पेपर दो तरीके से ग्रुप में दे दिया जाता है। एक तो पेपर डायरेक्ट जो आता है पीडीएफ, उसको टिक करके न्यूज़ आपको दे दिया जाए, सभी स्टूडेंट के लिए वैलिड है, वो ग्रुप में चला जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। और ये अंडरलाइन पेपर है ना, आपको ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ हूबहू पेपर आपको अंडरलाइन, जो अंडरलाइन देख रहे हैं ना, वो मिल जाएगा। तो इसी के लिए चीज़ें आप कर लीजिए, इसी के लिए मैं बोलता हूँ ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए। तो चीज़ें आप समझिएगा, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बता दी गई हैं, पहले भी मैंने उस पर चर्चा कर चुका हूँ। बस नया अपडेट अभी क्या है कि इस पर लोगो जारी हुआ है और थीम जारी हुआ, वेबसाइट जारी हुआ है। तो तीनों को याद रखिए, डेट को याद रखिए, कल का डेट याद रखिएगा। पीटी में फैक्ट में आपको पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं, तो किस दिन हुआ है। तो कल 8 नवंबर था, तो 8 नवंबर को लोगो, थीम और वेबसाइट जारी किया गया है। G20 जो अगुवाई करेगा अगला साल 23 का भारत, वो वर्तमान में कहाँ हो रहा है, 2022 का इंडोनेशिया में भी होने वाला है, बाली में। देखिए, तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ शिखर सम्मेलन में जाएंगे, जो दिसंबर 2022 में भारत को नेतृत्व मिलेगा 22-23 के सेशन के लिए। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें अपडेट कर लीजिए। पहले भी, हालांकि मैंने पहले भी बताया है। और G20 में कौन कौन से देश है और कितना योगदान रखता है G20 विश्व के लिए, इसे देख लीजिए। जैसे
20 देशों की इकोनॉमी कुल आयात आकार वैश्विक इकोनॉमी का 85% योगदान करता है। साथ ही वैश्विक कारोबार में 75% योगदान करता है और पूरी दुनिया में 67% जनसंख्या इन G20 देशों में शामिल है, जिसमें G20 में कौन है तो ध्यान रखिएगा। इस वर्ष का बैठक कब होगा? 15-16 नवंबर 2022 को होने वाला है बाली इंडोनेशिया में। इसके सदस्य कौन कौन से हैं G20 के? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की जिससे पहला नाम तुर्की हुआ करता था, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ। और यूपीएससी ने इस टॉपिक से एक प्रश्न पीटी में पूछा है। आप में भी 19 या 20 का क्वेश्चन निकालिएगा पीटी का, शायद उसी वर्ष, मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है उस वर्ष ही यह क्वेश्चन पूछ दिया गया लिस्ट में कि 1 2 1 2 3 4 देता है ना ABCD, उसमें G20 सदस्य देशों की आपको क्रम दिया था 4-4 देशों का, तो उसमें कौन शामिल नहीं है। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाता है और आप लोग मिस हो जाते हैं कि प्रश्न आता कहाँ से है। अब आपको मैं अब क्या बताऊं, चीज़ें जो आप लोग नए हैं चीज़ों को समझिए कि आपको क्या दिया जा रहा है दैनिक जागरण में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए ऐसे ही जैसे वार्ताएं कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए रूस और यूक्रेन को, मैंने आपको ये कल ही इस पर डिस्कशन किया है ना। इसके अंतिम निर्णय आ जाने, अंतिम जो दौर हो जाएगा इसका और संयुक्त बयान जब आ जाएगा तो उस पर इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे इस बैठक की महत्ता क्या रही। अभी फिलहाल बस चीज़ें देखिए कि जो प्रधानमंत्री जो चीज़ कही गई थी, जो बातें दोहराई गई थी, वही बात यहाँ पर कही गई कि भारत अपने दोनों पक्षों के बजाय किसी देरी के वार्ता कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो की गई थी वही बातें कमोवेश हमारे विदेश मंत्री के द्वारा भी की गई है। और रूस के साथ ईंधन न खरीदने के दबाव वाले प्रश्न पर भारत के जो विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है दोबारा कि हम अपने नागरिकों को किफ़ायती दर पर ईंधन उपलब्ध कराना भारत सरकार का मौलिक कर्तव्य है। समझ गए ना। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है, बस चीज़ें को समझना है और जो भी है वही सेम टू सेम चीज़ें अभी चलेंगे 1-2 दिन, उसके बाद जब संयुक्त बयान आएगा ना तो हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये आपको पीटी फैक्ट भी काम करेगा, मेंस फैक्ट भी काम करेगा। क्यों करेगा अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसे देखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के झलक दिखाएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो इसमें देखिए व्यापार संवर्धन के संदर्भ में भारत सरकार की नीतियाँ क्या है। यूपीएससी के जीएस पेपर 3rd में ये टॉपिक है, तो 3rd में ये टॉपिक है, तो इसमें व्यापार में भारत सरकार की नीतियों के संदर्भ में चर्चा होगा। हालांकि नीचे मैंने एक और टॉपिक को कवर किया PLI योजना को, उसको भी इसी के कोऑर्डिनेट आप लोग चीज़ों को देखिएगा कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार में भारत सरकार की नीतियाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यही होता है ना, जो हमारे लोकल है तो उसको ग्लोबल करने के लिए जो चीज़ें फॉर्मेट है उसको अपनाना है, उसी के संदर्भ में चीज़ों को देखना है। अब इसके कुछ पीटी फैक्ट आपको कवर कर लेना। जैसे यह 14 नवंबर से 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 2022 में शुरू होने जा रहा है 14 नवंबर से। इसका थीम इस बार का क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। याद रखिएगा ये थीम आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि बार बार यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, थीम रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यूपीएससी में कोटेशन में पूछ सकता है 1 2 3 4 में, और डायरेक्ट स्टेट पीसीएस वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इससे थीम पूछे जाते हैं। वोकल फॉर लोकल, लोकल और टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल किस आयोजन का थीम था, या डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का थीम क्या है। डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट पूछ देंगे, तो आप लोग इसे कवर कर लेना, याद कर लेना है। और देखिए देश आज़ादी 75वां वर्ष मना रहा है, तो इसके एस्पेक्ट अलग अलग तरीके से देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, उसी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में झलकेगा। अब ये चीज़ पीटी फैक्ट 3 स्टेट वाले लोग जरूर, बिहार झारखंड के जो स्टूडेंट है याद कर लीजिए, रट लीजिए, इस बार इससे एक बार क्वेश्चन जरूर होगा। जो भी एग्जाम आपका होगा इससे एक प्रश्न जरूर होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का पार्टनर स्टेट कौन है? आपको बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र 3 स्टेट है, तो याद रखिएगा 3 स्टेट का नाम। किसी भी राज्य के लिए सम्मान की बात है, हालांकि इन तीनों राज्यों के अलावा किसी ने इस वर्ष का आवेदन नहीं दिया था, तो केवल 3 राज्यों ने दिया, तीनों को पार्टनर राज्य बना दिया गया। अब यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा पीटी फैक्ट के रूप में, क्या
29 राज्य को पूरी कर चुके औपचारिकताएं। लद्दाख को इस मेले में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में, स्टेट पीसीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को इस विश्व जो मेला हो रहा है उसमें आमंत्रण के तौर पर बुलाया गया है। तो इसमें लद्दाख का नाम याद रखिएगा। इस तरह प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है। चलिए, इसके एस्पेक्ट और भी आपको देखना है तो यहाँ पर एक चीज़ और कवर करना, इंटरनेशनल लेवल पर इसमें 9 देशों की कंपनियां मिल चुकी अनुमति, और भी आगे भी मिलेगा, पर 9 देशों को अनुमति दे दी गई है, जिसमें तुर्की है, बहरीन है, बेलारूस है, थाईलैंड है, यूके है, यूके देखिए यूनाइटेड किंगडम, अफगानिस्तान है, यूएई है, नेपाल है और बांग्लादेश है। 9 देशों की याद रखिएगा। और इन 9 देशों में सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को एरिया दिया गया है इस मेले में स्टोर लगाने के लिए। मान लीजिए स्टोर का क्षेत्र है तो सबसे बड़ा स्टोर क्षेत्र किसे प्राप्त किया गया? अफगानिस्तान को। लगभग 240 वर्ग मीटर का ये क्षेत्रफल दिया गया। बाकी सब राज्यों का और आपको विदेशी जो देश है, जो देश इसमें शामिल हो, उनके लिए स्टोर दिया गया है। अब यहाँ पर की फैक्ट याद रखिएगा चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना भूल गया, देखिए कि यहाँ पर फोकस स्टेट कौन है, ये दोनों याद, इसे अंडरलाइन करना मैं भूल गया, सॉरी इसके लिए। ये उत्तर प्रदेश, केरल, इन दोनों को मेले के लिए फोकस स्टेट का दर्जा दिया गया। तो 3 कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप। फोकस स्टेट वह होता है जिस पर थीम ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जाएगा। इन स्टेटों पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। इसके जो आपको स्टोर होंगे उस क्षेत्र में, मेले में आप जाते हैं तो एक दुकान देखते हैं ना, दुकान में आप लोग जो सामान खरीदते हैं वो किसी न किसी लोगों का होता है। उसी प्रकार राज्यों से संदर्भित, मान लीजिए बिहार का स्टोर होगा तो बिहार में जो भी चीज़ें कल्चरल हो या जो भी एस्पेक्ट के सामान हो वहाँ बेचा जाएगा, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को कवर किया। इसी तरह फोकस स्टेट बनाया गया 3 राज्यों को। अब पार्टनर राज्य है कि बैनर में हर जगह ने 3 राज्यों का नाम या प्रोडक्ट के रूप में जो मुख्य विशेषता होगी, आपको सब आपको चीज़ों पर देखने को मिल जाएगा इनके बैनर में पार्टनर स्टेट का नाम। तो इससे जो भी राज्य है ना, आज उसके है ना प्रोडक्ट का नेशनली और इंटरनेशनली ब्रांडिंग हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसका नेशनली और इंटरनेशनली ब्रांडिंग करना है प्रोडक्ट्स का। इसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोग देखिएगा। 14 से 27 नवंबर 2021 में 40वां आपको सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था। याद रखिए प्रत्येक वर्ष 14 से 27 नवंबर इसका आयोजन होता है। 2020 का जो हुआ, 2021 का जो आयोजन हुआ उसमें 24 राज्य मिले थे। और इस बार कितना राज्य है? इस बार आपको राज्यों की संख्या क्या है यहाँ दिया हुआ था ना, 29 राज्य, यानी टोटल जो राज्य है वो है। तो संख्या कितना वृद्धि, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रदर्शनी विदेशियों के लिए भी हर साल होता है, तो इस बार भी है। इसी तरह इस मेले का आयोजन प्रत्येक 14 दिनों तक होता, प्रत्येक वर्ष। ध्यान रखिए 14 से 27 वर्ष। हालांकि कोरोना का काल में चीज़ें अपडेट नहीं हो क्योंकि वो विषम परिस्थिति था ना, तो ध्यान रखिएगा। पर अमूमन ये 14 दिनों का हुआ करता है। इस मेले में भारत के सभी राज्य हिस्सा लेते हैं। अपने अपने राज्यों की प्रगति, संस्कृति, पर्यटन स्थल और व्यापार के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपसे टॉपिक पूछेगा इसमें, इस किस पर फोकस होता है, किन बिंदुओं पर फोकस होता है राज्यों का। तो राज्यों का होता है अब कोई राज्य किस रूप से प्रगति कर रहा है उससे संबंधित टॉपिक को कवर किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत क्या, संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं कवर किया जाएगा। पर्यटन स्थल में कौन कौन से क्षेत्र हैं उसको वहाँ पर विजुलाइज किया जाएगा। तो सारे एस्पेक्ट को आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का प्रथम आयोजन वर्ष 1979 में किया गया था। याद रखिएगा वर्ष 1979 में किया गया था, 79 में किया गया था। तो यह आपको इसी संदर्भ में समझना है। पीटी फैक्ट आपको पूछ सकता है प्रथम आयोजन कब किया गया था। देखिए इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला में निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों और आयातकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। साथ ही साथ इसका आयोजन है ना आपको व्यापार संवर्धन संगठन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा व्यापार संवर्धन एजेंसी द्वारा की जाती है, आयोजित की जाती है। यहाँ पर शब्द कुछ और यूज हो गया है तो आप लोग आयोजित की जाती है बस। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस मंत्रालय का कौन मंत्री वर्तमान में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं चीज़ें समझूं कितने एक्टिव मोड में चीज़ों को कवर कर रहे हैं आप लोग। कौन स्टूडेंट शुरू से अंत तक देखता है इससे ही पता चल जाएगा।
कि इस मंत्रालय का, हालांकि मैंने भी कल प्रश्न पूछा था, किसी ने नहीं दिया, इसलिए मैं कुछ आज मीटिंग आप लोग के लिए रखा हूँ 6:30 बजे। जो भी लोग सुन रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, फेसबुक चैनल पर शेयर लिंक कर दिया जाएगा। तो आप लोग है ना जुड़िएगा ज़रूर। और मैं आज के कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। लिंक से गूगल मीट के थ्रू होगा, तो सभी लोगों से लाइव बात की जाएगी। तो आप लोग जुड़िए और समस्याएं जो भी हो मैं बताइएगा, और हम लोग कुछ आप लोग को गाइड करेंगे। आप लोग इस दौरान क्या गलती कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा, अगर करते हैं तो आपके सिलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन अगर आप बेहतर तरीके से सिलेक्शन तो जरूर होगा, पर टाइम पीरियड को बढ़ा देगा। आप लोगों को क्या नहीं करना है, मैं लगातार एब्जॉर्व कर रहा हूँ, वो क्लास हो यूपीएससी स्टेट पीसीएस का क्लास हो या लाइव क्लास हो, या इस सेशन में भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के सेशन में भी मैं लगातार एब्जॉर्व कर रहा हूँ गलतियों को, कि आप गलती क्या कर रहे, उसी पर मैं आज चर्चा करूँगा। हम और हमारी टीम जो है तो आ जाएंगी, आप लोगों से बात करेंगे, तो आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा। तो चलिए हम लोग फिर उस समय बात करेंगे। 6:30 बजे प्रोग्राम रखा गया है, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा 12 बजे तक, और ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। सभी जगह आप लोग जुड़ जाइएगा, देख के टाइम टू टाइम आइएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। देखिए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, यूट्यूब चैनल को। अब चीज़ें आपको सपोर्ट करना है, हम लोगों को जल्द से जल्द 10,000 का जो टारगेट है पूरा कीजिए, ताकि हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट हो सके। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड करने से आपको बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो आप उसका लाभ लीजिए। चलिए, ये डाटा आप लोग को यूज़ करना है। मैंने प्रदूषण के बारे में बहुत पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बहुत सी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। डाटा डेली आ रहा है, डाटा को इनपुट करते रहिएगा। दिल्ली में जो PM 2.5 है उसके लेवल में कितनी हिस्सेदारी है, परिवहन की कितना हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा परिवहन का होता है, क्योंकि वहाँ से धुआं ज़्यादा निकलता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा निकलता है CO2 का। PM 2.5 का डाटा, सभी का डाटा यहाँ दिया गया है। देखिए, तो इस सब चीज़ों को आपको कवर करना है। तो इसमें उद्योग का कितना है, ऊर्जा क्षेत्र का कितना, आवासीय PM 2.5 कितना %, निर्माण क्षेत्र में कितना, अन्य स्रोत से कितना है, तो सभी का डाटा यूज कर लेना है और की नोट्स बनाते रहना। मैंने कल की नोट्स आपसे मांगा था ग्रुप पर, किसी ने अभी तक नहीं भेजा। अगर ऐसी रवैया रहेगा ना, ऐसा प्रवृत्ति आप लोग का रहेगा, तो चीज़ें देखिए मैं जो करना चाहता हूँ नहीं करूँगा। सीधा से एक लॉजिक बात है, मैं भी फॉर्मेलिटी पर आ जाऊँगा, तो आप लोग मेरा नुकसान कुछ नहीं होने वाला, नुकसान सभी चीज़ आप ही का होगा। जो चीज़ें बोली जाती है, जो डिमांड की जाती है, आप उसको सप्लाई कीजिए। अब कल मैंने 8 बजे ही टीम से मैसेज करवा दिया था कि 10 बजे रात तक आप लोग को क्या करना है, जो की नोट्स आप लोग बना रहे हैं दैनिक जागरण का, रैंडम चेक होगा, सरप्राइज टेस्ट होगा। आप इस सब में शामिल ही नहीं होते हैं, तो होगा क्या कि मैं कैसे समझूं कि मैं जो चीज़ दे रहा हूं कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाद में फिर आप आके हमें बोलिएगा कि सर रिजल्ट ही नहीं हुआ, तो उस समय मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो यही समझूंगा मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और रिजल्ट ही नहीं हो रहा। देखिए, मुझे दुख उस दिन होगा जब आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो अभी से सब काम कीजिए, सभी प्रयास कीजिए, जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वो आपकी ही भलाई के लिए कहा जा रहा है। आपको बोला गया था कल रात को जो की नोट्स बनाया गया वो भेजिए ग्रुप में। मुझे पर्सनली भी आप भेज सकते हैं ना, मेरा आईडी तो लगभग आपको सभी लोगों को पता है जो रेगुलर मुझसे बात करते हैं। तो कम से कम मेरे आपको ग्रुप में भेजने में शर्म लगता है या किसी प्रकार की कष्ट होता है, तो आप मुझे तो भेज सकते हैं मेरे आईडी पर ना। तो आप लोग प्रयास कीजिए, कहने का मतलब यह है कि केवल बातें मत करिए। बात करने से होगा कि समझ में आएगा कि आप बहुत ज्ञान तो अर्जित कर लिए, पर उसका आउटपुट आप एग्ज़ाम हॉल में निकला ही नहीं। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो गलतियाँ जो एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए वो आप लोग बार बार करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले संरक्षण, मैंने इस पर कितनी बार ही चर्चा किया हूँ कि कैसे संस्थाएं किसी मुद्दे को जीवित कर देती है, किसी मुद्दे को बनाए रखती है, या व्यक्ति विशेष किस प्रकार से मौलिक कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट है अधिकार से अधिक। मैंने इस पर कितनी बार चर्चा की। उसी में देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मिले संरक्षण की बात यहाँ की गई, लेखक के द्वारा, विकास जो है शाश्वत उनके द्वारा। और यह जो टॉपिक है ना, आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 मौलिक अधिकार के संबंध में उभरे नए मुद्दे या केस स्टडी के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा प्रश्न। इनके विचार को अमूमन विचार लगभग कहीं न कहीं सही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ
कि हमारा शासन प्रशासन हमेशा है ना एक ही नज़रिया को देखना चाहता है, यहाँ तक व्यक्ति विशेष भी, और जो व्यक्ति जिस धर्म विशेष जाति प्रवृत्ति से है ना सोसाइटी से जुड़ा है उसका भी एक नज़रिया होता है, उसका व्यापक नज़रिया नहीं होता है। और मैंने कभी आप लोगों को लगातार बोलता था ना, वाद सभी करते हैं, प्रतिवाद करते हैं सभी, और संवाद कोई नहीं करता। तो इस लेख में संवाद पर बल देने की बात की गई है। तो मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही है ना, जो थ्योरी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं ज़्यादा हैसियत वाला आदमी नहीं हो सकता हूँ, ज़्यादा मैं अचीवमेंट नहीं किया होगा, पर विकास शाश्वत जी जो के बात विचार कर रहे हैं, आप मेरे बातों को नहीं मानिएगा, कोई बात नहीं है। विकास शाश्वत जी के बात जो कह रहे हैं उनको तो मानिएगा ना। और ये कौन है, देखिए यहाँ पर इंडिक जो अकादमी है उनके सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, तो उनके द्वारा विचार कहा गया है, बातें की गई है। कल मैंने जो थ्योरी आप लोगों को बताया तो उसी पर कल जो विधानसभा थे यूपी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके, उनके विचार मेल खाते हैं। तो देखिए मेरी बात आप मत मानिए, चलेगा, पर जो समाज में एक अलग अस्तित्व बनाए हैं अपने योगदान से, उनके विचार अगर आ रहे हैं उनको तो मानिएगा ना। क्या वो सही बोल रहे या गलत बोल रहे हैं, तो चीज़ों को समझिए कि इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। लगातार प्रश्न में कुछ वर्षों से कुछ चीज़ों से समझ के एडॉप्ट किया हूँ। इधर जब से 14 के बाद सरकार बनी है ना, नई सरकार, यहाँ पर ऐसा प्रतिबिंब बताया गया कि ये मुस्लिम उत्पीड़क है या तो किसी खास अल्पसंख्यक का उत्पीड़न कर रहा है, ऐसा टर्मोलॉजी डेवलप कर दिया गया है, ठीक है ना। इनके पूर्व के किसी एक कार्यकालक्रम के कारण ये बातें उभर कर आती है, और उसका अलग एस्पेक्ट है, उसका अलग क्षेत्र है, उस पर न्यायालय में फैसला दे चुका है, चीज़ें हैं। अब जब परफेक्शन बना दिया गया, किसी की छवि बना दी गई है ऐसे, तो वो कितना भी गंगा नहा लेगा ना, तो चीज़ें हैं ना। अब मैं आपको बताऊँ ना, एक चीज़ आप समझिएगा, एक लॉजिक ये समझिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसे व्यवहारिक तौर पर आप समझ लीजिएगा ना। हस्बैंड वाइफ देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को देखते होंगे। वाइफ कितनी भी बेहतर खाना बना ले ना, तो हस्बैंड को उसकी कमी जरूर नज़र आती खाने में। नमक कभी कम है, कभी स्वाद ज़्यादा तीखा हो गया, कभी क्या कहते हैं उसको, रूखा सूखा हो गया है, या तो फिर बोलेगा कुछ भी, डेली न कुछ आपको कमी निकलेगा वाइफ के खाने में। पर एक दिन अगर हस्बैंड बना दे ना, तो खाना लगेगा नहीं बहुत अमृत बनाया, वो जला ही क्यों ना हो। ये धरातल वे पर, व्यवहारिक वे पर है, समझिएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, जो सरकार करती है ना, सरकार का सामूहिक उद्देश्य क्या होता है, लोगों के समान हित को पूर्ति करना। अब उसमें किसी जात धर्म और विशेष की यहाँ योगदान होगा ही नहीं बात, वो किसी भी सरकार की नीति को होगा। पर प्रो विचारधारा को डेवलप कर देना किसी बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा, और एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर देना, वर्तमान सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। मैं आपको आज लिस्ट एक भेजूंगा ग्रुप में, देखिएगा उसमें कि 2014 के बाद मुसलमानों के संदर्भ में कितनी सरकार ने योजनाएं लाई और उसका योगदान परसेंटेज कितना है उनके विकास में, ठीक ना। आप इसको मैं डाटा शेयर कर दूंगा, आप लोग चीज़ों को स्पष्ट हो जाएगा। मैं आप लोग मेरे पास आते हैं तो मैं क्या आप लोगों को बोलता हूँ, यहाँ पर न्यूट्रल होकर चीज़ों का आकलन कीजिए, इनके जो मेरिट है उसको बढ़ाइए, डीमेरिट है उन पर सुधार करने का प्रयास कीजिए। उनका आलोचना इस आधार में बहुत गलत है। कोई व्यक्ति विशेष रहे, किसी भी राज्य का सीएम रहे, मैं आपको क्या बोलता हूँ, उनके पॉजिटिव पार्ट को बढ़ाइए और नेगेटिव पार्ट को उसको सुधार का अवसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसी में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। न्यायालय ने क्या लगातार आपको कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता हुआ नजर आया ना, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हेट स्पीच के संदर्भ में मैंने बातें की थी कुछ दिन पहले ही, प्लेलिस्ट में होगा आप लोगों को। हेट स्पीच क्या होता है, हेट स्पीच किस रूप में देखा जाता है, हेट स्पीच के संदर्भ में न्यायालय क्या क्या बात की है, और उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच अंतर संबंध स्थापित किया था ना, उसी में कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। यहाँ पर बातें नहीं उभरी है। क्या उभरी है कि मानो जो है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये स्लाइड इधर उधर हो रहा है जी। अब देखिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मानव स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण सरोकार होने का नाते, कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चिंता का बड़ा विषय रहती थी। परंतु घृणात्मक अभिव्यक्ति या हेट स्पीच धीरे धीरे मीडिया, राजनीतिक भाषणों और विमर्शों में सुर्खियां बटोर रही है। अर्थात
आप डिबेट देखे होंगे, टीवी डिबेट देखते होंगे, कितना हेट स्पीच बोला था डायरेक्ट। वो नुपुर शर्मा का मामला हो, उससे पूर्व जो कांग्रेस के कोई लोग थे या तो कोई भी व्यक्ति था जो हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जो बातें कह रहा था, वो हेट स्पीच का मामला क्या आया देखिएगा। अभी मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा इसके बाद आपको। दूसरा चीज़ है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद के जो वर्तमान में एआईएम के मुखिया हैं, उनके जो भाई हैं, उनके 2-3 बयान आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। एक तो पहली बार प्रशासन को बोलते 5 मिनट खाली कर दो तो मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ, खुली चुनौती देते हैं प्रशासन को, अर्थात आपके कारण मैं रुका हुआ, नहीं तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाए। हैदराबाद में ये बातें ओपनली प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं। दूसरा, कुछ देवी देवताओं को बारे में अशब्द भाषा बोलते हैं खुले तौर पर कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पूजा, चूहा का पूजा और भी शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो क्या इन पर न्यायालय ने कुछ निर्णय लिया या कुछ टिप्पणी की कि आप इनके संदर्भ में कोई प्रशासन ने एक्शन लिया? ऐसे बहुत से मामले आपको डिबेट में देखने को मिल जाता होगा। यहाँ पर एक डिबेट में मैंने देखा था, सुना था, किसी मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति ने यह बोला कि रोड के किनारे आपका जो गोल रंग का बना रहता है ना, साइड रोलर किनारे किनारे गोल रंग का बना रहता है ना, आप देखते होंगे, गोल पत्थर का बनाया जाता है कि उस पर लोग जाकर एक्सीडेंट हो तो गाड़ियों का, जब तेज़ रफ्तार की गाड़ियाँ रोकी जा सके, उसके लिए बनाया जाता है। और टाउन में आपको देखते हो रेगुलर बनाया जाता है। तो उस पर बोला वो शिवलिंग है, जाके वो पूजा करो। उस पर जाके कुत्ते, जो पपी हैं, कुत्ते हैं, वो जाके अपना नृत्य कर्म करते हैं, तो शिवलिंग वो भी है, उस प्रकार भी जाके पूजा करो। अब देखिए कितना अनइथिकल बातें वो बोल रहा है, फिर भी किसी ने इस पर कोई प्रश्न किया नहीं किया। पर वहीं नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसी बातें उसके बाह्य में बोल दिया, उस व्यक्ति विशेष के बाह्य में, कि आपके संदर्भ में भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कोट कर सकती हूँ। तो उस पर देश में क्या विरोध हुआ और उसको मीडिया ने किस रूप से लाया, न्यायालय ने किस रूप से देखा और प्रशासन के लोग किस रूप से देखा। आपको ये चीज़ समझना होगा। मैं यहाँ पर किसी अभी ये चीज़ मत समझिएगा मैं मुस्लिम पक्ष के संबंध में विरोध की बात कर रहा हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। एक ही टॉपिक पर एक सारे सिस्टम का विचार कैसा है, और उसी टॉपिक पर हेट स्पीच, अब हेट स्पीच मान लीजिए नुपुर शर्मा भी दे रही है और हेट स्पीच ओबीसी भी दे रहा है, वो उस डिबेट में बैठा वो व्यक्ति भी दे रहा है। तो न्यायालय ने क्या बोला कि हिंदू नेता जिम्मेदार हैं। अब हिंदू नेता बोल रहा है कि जाइए आप शिवलिंग के संदर्भ में ऐसे बातें बोलिए। अब कोई आपको कोट कर दिया आपके धर्म विशेष के संदर्भ में, आपने सर तन की जुदा और 2-3 लोगों की हत्या भी कर देते हैं आप। तो इसके बाद कोर्ट ने क्या बोला ये समझ लो, सिस्टमेटिक आइडियोलॉजी को डेवलप कर दिया। तो जब आप तक कड़ी सजा नहीं देंगे, जब नुपुर शर्मा को आप ट्रायल पर ला सकते हैं, तो इस व्यक्ति को भी लाइए, अकबरुद्दीन को भी लाइए, उस व्यक्ति विचारधारा को जो डेवलप कर रहा है उन सारे सिस्टम को लाइए, तो जाके एक पैरेलल सिस्टम डेवलप होगा। नहीं तो विवाद ऐसे ही होंगे, वाद भी ऐसे होगा और प्रतिवाद भी ऐसे होगा। पता चला कि एक हिंदू पक्ष कभी लड़ाई कर रहा है, कभी मुस्लिम पक्ष कर रहा है। और ध्यान रखिएगा इसी 2 पक्ष में सबसे ज़्यादा है, और तीसरे अल्पसंख्यक को कोई इशू नहीं है। न कभी आपको सिख का मामला देखे होंगे, कभी जैन का मामला देखे होंगे, कभी आपको ईसाई का मामला देखे होंगे हिंदू के संदर्भ में या मुस्लिम के संदर्भ में विवाद को नहीं देखे होंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है ना, इसका वोटीकरण किया गया है। अब इसकी संख्या 1.03 है पूरा 130 करोड़ में। तो क्या इसे करने से कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सिस्टम को इस तरह डेवलप कर दिया गया है ना कि इसके वोटीकरण को सुनिश्चित किया जाए। अब उसमें मीडिया भी लगा हुआ है, उसमें आपको व्यक्ति विशेष भी लगा हुआ है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम लगा हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सभी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं किसी का कम योगदान है, किसी का अधिक योगदान है। नहीं तो न्यायालय कभी टिप्पणी करती ही नहीं इस संदर्भ में। चीज़ों को समझिएगा कि उस प्रकार के हेट स्पीच में आपको नेताओं को दोषी ठहरा दिया इन हत्याओं के संदर्भ में। देखिए टिप्पणी कहाँ से निकलता है, कोई व्यक्ति अब देखिए इसका एग्जाम्पल अब समझिएगा यहाँ से, तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब देखिए इरमान खान पर हमला हुआ है ना, जो पूर्व पीएम है पाकिस्तान पर, उसका जो व्यक्ति पकड़ा गया जो हमला किया, उसके आपको वीडियो उनका सुनिएगा क्या बोलता है। उनके विचार मुझे पसंद नहीं आए, वो पाकिस्तान को गुमराह कर रहा वो व्यक्ति,
और इसलिए मैंने आके उन पर गोली चला दिया। अरे बेवकूफ़, उनका आइडियोलॉजी कुछ और हो सकता है, तुम्हारा आइडियोलॉजी कुछ और हो सकता है, और किसी तीसरे व्यक्ति का आइडियोलॉजी कुछ और हो सकता है। इसका मतलब आप हत्या करता चलोगे सभी लोगों का? नहीं करोगे ना। एक सभ्य समाज निर्माण में क्या है, इसी तरह भारत में आपको सबके आइडियोलॉजी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या करिएगा? आप सबका सर तन से जुदा करते चलिएगा, तो फिर आने वाले 500 सालों बाद भारत की स्थिति क्या होगी? ना आप बचिएगा, ना हम बचेंगे, ना कोई और बचेगा। या विश्व की ही बात कर लीजिए, अब फ्रांस में जाके लोग हत्या कर दे रहे हैं इस थ्योरी को लेकर, सर तन की जुदा को लेकर। और सर तन का जुदा कहाँ से कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ? जो कर रहे हैं, नारा भी दे रहे हैं, उनको नहीं समझ में होगा। या पाकिस्तान में एक चरमपंथी विचारधारा को जन्म देने के लिए इसको लेकर आया गया था, जैसे जिहाद को लेकर आया गया था भारत में बाबर के द्वारा, यह कह के कि आप जिहाद करोगे तो आपको चीज़ें है ना स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा राज्य के द्वारा, शहीद जो होगा उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। तो जिहाद के नाम पर आपको बहुत से कॉन्सेप्ट डेवलप करके युद्ध में लड़ाने के लिए लोगों को लाया गया था। अब उसको आज जिहाद के संदर्भ में देखिएगा तो देखिए होगा क्या कि इससे आप पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी कुछ दिया था ना इससे पहले कि शाहरुख खान है या प्रधानमंत्री जो पूर्व के हैं पाकिस्तान को, उनके अमेरिकी एयरपोर्ट पर कपड़े तक उतार दिए गए बस चेक के नाम पर और आपके खास धर्म के नाम पर। समझ लीजिए बात को। क्या शाहरुख खान किस स्टेटस के हैं आपको नहीं पता है? या प्रधानमंत्री किसी देश का क्या स्टेटस होता है उसको नहीं पता? उस देश को सब पता होता है। पर एक आइडियोलॉजी आप डेवलप कर दीजिएगा गलत नेगेटिव सेंस में, तो पूरी संस्थाएं आपके खिलाफ बाद में हो जाएंगी। तो आप प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। यह जरूरी धर्म, देखिए धर्म में कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसका वास्तविक ज्ञान वर्तमान में किसी को नहीं होता है। धर्म किस स्वरूप को लेना, आप मैं विश्वास के साथ कहता हूँ इस चीज़ को, अगर वर्तमान जो धारा लेकर चल रहा है लोग ना, वो हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का हो या कोई और पक्ष का हो, अगर उसके निर्माता से कभी उनका भेंट हो जाएगा ना तो लज्जा से वो अपने आप को ग्लानि महसूस करे। वो आपका ईश्वर हो, कोई ईश्वर हो, कोई अल्लाह हो या कोई और थर्ड आपका जो जिन्हें मानते हो, अगर उनकी तुलना अगर कोई ऐसी शक्ति किसी को मिले ना, उन्होंने इस संदर्भ में कभी भविष्य का इतिहास क्या विश्व का निर्माण करना ही नहीं चाहा होगा। समझ लीजिए चीज़ों को कि हमारा देश, हमारा विचारधारा, हमारी रहन सहन की प्रकृति किस दिशा में जा रही है, जहां पर केवल इसलिए किसी की हत्या कर दी जा रही है कि उसने वैचारिक रूप से ये बात क्यों कह दी। उसके सारे पार्ट डायग्राम डायलेमा को समझने की कोशिश नहीं किया और आके खुले मीडिया पर आके किसी नेता के मार दिया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि इसका प्रतिवाद भी होगा ना, और वो प्रतिवाद बहुत खतरनाक हो जाएगा किसी देश विदेश के लिए। आप चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी जो सिस्टम काम कर रही है करने दीजिए, उसको करते ही रहेंगे, पर आपको करना होगा आपके व्यक्ति विशेष के। इसी में देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया, ऐसे ही बात नहीं की गई लेखक के द्वारा। लेखक का विचार है और लेखक के विचार को समझना होगा कि हाँ ये क्या सही है नहीं है। देखिए अब हिंदू मामले वाले में आपको देखने को मिल गया होगा सर्वोच्च न्यायालय क्या नीति अपनाई थी। हिंदू हेट स्पीच की धारणा में कोई कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया और उनको ही, हिंदू नेताओं को ही आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये हस्तक्षेप किया। यहाँ पर देखिए अब यही चीज़ हेट स्पीच के एकाएक बढ़े शब्द प्रयोग न्यायिक हस्तक्षेप के बीच गौर करने की बात वाली, चाहे भारत के अन्य देश या हर जगह शिकायतकर्ता का अमूमन मुस्लिम समुदाय से ही होता है या दिखता है। केवल इसी शब्द में हेट स्पीच आपको नजर आता है, तो सिस्टम के बारे में प्रश्न चिन्ह कहा गया है। तो यहाँ पर हेट स्पीच का पीड़ित भी मुस्लिम समुदाय को ही दिखाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको ही क्यों दिखाया जाता है, तो इसके पीछे लॉजिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ, और जो थ्योरी डेवलप है विश्व में वो भी मैंने बताया है कि क्यों इसको इस नज़रिए से देखा जाता है। साथ ही साथ शर्जील इमाम का आपको मामला पता होगा, उमर खालिद का मामला पता होगा। इंशाअल्लाह यानी अल्लाह की इच्छा से देश के टुकड़े करने के मंसूबे हो, या मौलाना तौकीर रजा की हिंदुओं के सफाई की धमकी हो, या शिवलिंग या अन्य देवी देवताओं के तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ ही धर्मगुरुओं की अभद्र टिप्पणियां मुस्लिम समुदाय एक सेकंड
एक्चुअली हो गया क्या, ये सेलेक्ट हो गया है आपको, हाँ, जो मैं अंडरलाइन किया वो सिलेक्ट हो जाता है कभी कभी, इसलिए इशू हो जाता है। तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं न सिर्फ लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते हैं बल्कि उनके हिंसक घटनाओं में परिवर्तित हो रही है। तो यह कितना खतरनाक स्थिति, इसे समझिएगा। और न्यायालय उन्हीं मामलों में सुनवाई करेगा जो उनके समक्ष आए, पर जब अल्पसंख्यक और वह भी मुस्लिम अल्पसंख्यक के डरे होने की बात है, तो प्रश्न उठता है कि क्या न्यायपालिका इन सभी बयानों और सीए में लेकर सिर तन से जुदा वाले नारों के साथ होने वाली राष्ट्रव्यापी हिंसा दिखाई नहीं देती है। आप सोचिए, सिस्टम को यह नहीं देखता, तो सिस्टम जब एक आइडियोलॉजी को डेवलप कर देगा तो आम जनता क्या समझेगी, और ये सिस्टम सारे जगह काम करने लगता है। अब मान लीजिए एक ही हेट स्पीच के मामले में एक विशेष वर्ग को आप न्यायालय में लेके आ रहे, एक ही हेट स्पीच के मामले में आपको दूसरे वर्ग को, खासकर उस अल्पसंख्यक को जो आप सॉफ्ट कॉर्नर से देखना चाहते हैं, उसको धरातल पर। मैं तो साफ यही नहीं बोलता आप अल्पसंख्यक क्यों कहलाइएगा, जो भी अल्पसंख्यक का दर्जा लोगों को दिया, आप समान धारा में आने का प्रयास कीजिए ना, समान बराबरी से मिलकर बातें रखिए। हाँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मुझे भी अधिकार सभी चीज़ पाने का। जब इस दिन आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिएगा ना, आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएगी। पर राजनीतिक पोलराइजेशन भी करना एक कॉन्सेप्ट होता है ना। तो समझिएगा यहाँ पर बातें क्या लेखक ने कहा, और इसे आप भी समझिए इस चीज़ को। मैं आप खासकर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझे, आप समझिए कि आप क्या आप अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं ना, तो आप उसका बहिष्कार करना सीखिए कि नहीं, ये गलत है ये कॉन्सेप्ट। अगर गलत कॉन्सेप्ट है, इसका वाद होगा, प्रतिवाद होगा, कहीं ना कहीं समुदाय प्रभावित होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए सीए का मामला हुआ था, पूरा सीए के मामले में आप पूरा देख रहे होंगे, पूरा दिल्ली बंद था लगातार, तो उसमें कितना क्षति राज्य को हुआ था। ऐसा नहीं कि सीए वाले मामले में केवल जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो कर रहे थे, तो केवल उस क्षेत्र में ही प्रभावित हो रहा था लोग। तो देखिए, समझिए कि इसका आस्पेक्ट किस दिशा में जा सकता है, किस रूप में जा, और उसका कुछ अंत और भला हुआ भी नहीं। समझ ही सकते हैं कि न्यायालय में भी आपको इस चीज़ में बता दिया कि नहीं, ये विधि सम्मत है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि बौद्धिकता के स्तर पर किसी पैमाने को जांचने की आवश्यकता है। तो इसी के संबंध में अचरज वाली बात, स्वतः संज्ञान, मैंने कल स्वतः संज्ञान के संदर्भ में बातें की थी हर बात को, उसी में आपको नामपल्ली की उस निचली अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें अकबरुद्दीन जो अवैसी है को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया गया था। निचली अदालत ने, देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग खुले मंच पर कर रहा है, और अब अकबरुद्दीन अवैसी को निचली अदालत उसको बरी कर दे रहा है। पर वहीं सर्वोच्च न्यायालय नुपुर शर्मा के मामले में उस व्यक्ति विशेष के प्रतिवाद में कहे गए बातों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी खास धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मान लीजिए यह जो हिंदू धर्म जोड़ दिया गया, तो जो मुस्लिम है या अन्य अल्पसंख्यक वर्ग है, क्या उसके दिमाग में क्या जाएगा? यही जाएगा ना कि हाँ, सभी हिंदू इस प्रकार के काम करते हैं। या तो फिर मान लीजिए अकबरुद्दीन अवैसी अगर ऐसा कोई व्यक्ति विशेष काम कर रहा है, हेट स्पीच बोल रहा है, तो इससे हिंदू पक्ष क्या सोचेगा? सारा मुस्लिम यही सोचता है। पर ऐसा है हकीकत? ऐसे हकीकत पर व्यवहारिक स्तर पर है। अगर 100 व्यक्तियों को ले लिया जाए दोनों वर्गों से, तो इसमें से 2-4 ऐसे मिलेंगे हिंदू वर्ग में जो इस प्रकार की विचारधारा को लेकर चलते हैं। इसमें भी 100 मुस्लिमों को लिया जाए तो इसमें भी 2 लोग 3 लोग ऐसे मिलेंगे जो इस विचारधारा को लेकर चलते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा वोटर और क्या इसको कहते हैं, संख्या जो बाहुल किस पर है आधारित? समरसता पर आधारित, समानता पर आधारित है, सामाजिक न्याय पर आधारित बातों को करता है। तो उसको बढ़ावा देने की बात है ना। कोर्ट को भी यह समझने की जरूरत है, या सभी संस्थाओं को समझने की जरूरत है कि आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज दीजिएगा तो समस्याएं वहाँ उत्पन्न होंगी, और समस्या जब उत्पन्न हो जाएगी तो उसका प्रतिवाद बहुत खतरनाक होगा। और यह विश्व इसका एग्जाम्पल है। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ से समझ लीजिए कि ओसामा बिन लादेन को किसी खास काम से अमेरिका ने जन्म दिया ना, दिया था, सभी लोगों को पता होगा। यह रसिया के शीत युद्ध के दौरान जन्म किया गया। इसके विचारधारा को, कबीलाई संस्थाओं को, बहुत से उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया। बाद में अमेरिका ने इसे एसेट देना बंद कर दिया गया इन समूहों को, ओसामा बिन लादेन के समूह को। तो उसने क्या किया? हथियार उठा लिया। हथियार उठाए तो क्या किया?
अपना सत्ता प्राप्त करने के लिए अपना मजबूतीकरण किया, इसने किया, हत्याएं की, सब कुछ किया। लास्ट में जाके क्या किया, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आपको 2 जहाज बमबारी करवा दिया। तो जो चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका प्रतिफल आप ही को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी है, आज न कल आपको मिलेगा ही, पर अंतर है कि उसको सुधार कैसे किया जाए। अब ऐसा नहीं ना कि दो विचारधाराओं को क्लैश इतना डेवलप करा दिया जाए कि वो अंतिम में मारकाट पर ही उतर जाए। हम तो बर्बर समाज से तो अब बिलोंग नहीं करते, हम लोग सभ्य समाज बन रहे हैं ना। तो विचारधाराओं में भी परिवर्तन करने की जरूरत है, और विचारधाराओं में परिवर्तन व्यक्ति के स्तर पर होना चाहिए, समाज के स्तर पर होना चाहिए, राज्य के स्तर पर होना चाहिए, देश के स्तर पर होना चाहिए, और इससे संबद्ध सभी संस्थाओं के स्तर पर होना चाहिए, जो एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए द्योतक है। तो ध्यान रखिएगा मैं जो लास्ट में बोला, और कोई भी व्यक्ति विशेष इसको पर्सनली नहीं लेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक आप न्यूट्रल होकर नहीं सोचिएगा हाँ सही क्या है गलत क्या है, और दोनों के बीच आप संतुलन कायम नहीं कीजिएगा, तो एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न आप सही सॉल्व करके नहीं आएगा। कोई इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा, आप मान लीजिए मुस्लिम कैंडिडेट है, आपसे पूछ दिया, लगातार हेट स्पीच के मामले आ रहे हैं, उत्पीड़न के मामले देखने को आ रहे हैं, मुसलमानों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, तो आप इस संबंध में क्या सोचते हैं या सोचती हैं। तो आप मान लीजिए अब आपके दिमाग में यह आइडियोलॉजी डेवलप हो चुका है कि हाँ हमेशा मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, तो आप समझ के देखिए कि प्रताड़ित किया जाए, तो आप इंटरव्यू में ऐसा जवाब दे दिए तो आपका कभी चयन होगा, आप ही सोच के देखिएगा। यहाँ तक उत्पीड़न का अगर बात है ना, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे घर जो बन रहा है उसमें लगभग 40 से 50 लोग काम कर रहे हैं, लेबर से लेकर ठेकेदार तक। इंजीनियर मेरा मुस्लिम है, अब ऐसा नहीं कि हिंदू वाले काम नहीं करते, उनके कोऑर्डिनेटर हिंदू भी लोग हैं, ठेकेदार भी मेरा हिंदू है, और लगभग 20 से 25 लोग जो है ना, 30 लोग वर्कर काम करते हैं रेगुलर। तो उसमें से देखिए, उसमें से मैक्सिमम आपको है ना मुस्लिम लोग मिलेंगे, रोटेट होता रहता है मजदूर ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर और ख़ासकर चीज़ें ये समझिएगा, यह वर्ग जो है वो किस आधार पर काम कर रहा है, या मैं किस आधार पर काम करा रहा हूँ, कि जो वर्क अच्छा करके देगा मैं उससे वर्क कराऊंगा ना। तो यहाँ पर देखिए समरसता यही है। अब इसे यह समझिए किसी खास विशेष व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कि कोई इसी वर्ग का लोग अगर ऐसा काम कर रहा है तो मैं इसे क्यों काम कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मान ली हिंदू पक्ष के मजदूर मेरे पास नहीं आए, मैंने उनसे बात नहीं की, या तो हिंदू पक्ष का इंजीनियर अच्छा काम नहीं करा, किया, पर इसके वनिस्पत कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छा लगा, बेटर लगा मेरे घर में, और मैंने बहुत से लोगों से राय भी लिया ना। तो यहाँ ये चीज़ समझिएगा कि ओरिजिनलिटी कुछ और है और व्यवहार में लोग कुछ और कर रहे हैं, और इसको प्रोटेक्ट या तो बढ़ावा कौन दे रहा है, किस रूप से संस्थाएं दे रही है और पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं। और जो व्यक्ति विशेष का दो मन बढ़ गया ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता का असीमित ज्ञान जो हो गया, हर बात में बोलते मुझे मौलिक अधिकार मिला हुआ है, आर्टिकल 19(1) तक मैं कुछ भी बोल सकता। सबसे बड़ा कारण ये जानिएगा, सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया के आ जाने का दुरुपयोग जो इस रूप से किया जा रहा है। सोचिएगा इसके आने के बाद कैसे चीज़ें बदली हैं। तो ये सब चीज़ बात याद रखना, आपको न्यूट्रल होकर आंसर देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें बोल दिया गया। अब देखिए G20 के बारे में बातें मैंने पहले भी किया हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसी को वही बातें जो मैंने आपको COP26 के बारे में जो चीज़ें पहले से बताएं, उसी के संदर्भ में बातें यहाँ की गई इस आर्टिकल में, कुछ खास नहीं है, दोहराया गया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। PT फैक्ट आप लोग इसे देख लीजिएगा। 20 एशियाई महिलाओं में 4 जो है ना, तीन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया फोर्ब्स एशिया रिपोर्ट में। उसमें आपको तीनों का नाम याद है, ये PT फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, जिसमें आपको नाम क्या याद रखना है, किनका नाम कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर। अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की जो चेयरपर्सन है सीमा मंडल, उनका एमक्योर फार्मा की CEO नमिता थापर, और होन्सा कंज्यूमर मामा अर्थ के सह संस्थापक गजल अघल को। और ये देखिए ये दोनों है ना, याद रखिएगा, ये दोनों जो शार्क टैंक सोनी मैक्स चलाता है ना, शायद सोनी TV में शार्क एक चैनल चलाया जा रहा था, शार्क टैंक, जो इन्थोप्योर को बढ़ाना चाहता, उसमें जज भी रह चुकी है ये दोनों।
और इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा यूट्यूब। और एक ये शोभा मंडल जो है यह नए चेयरपर्सन चुने गए हैं सेल के, तो इनका नाम आया है, तो आप लोग इनका नाम रखिएगा याद, पीटी में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब ये देखिए पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट और इंटरव्यू फैक्ट आपको न्यूज़ है, जिसमें यूपीएससी का जीएस पेपर 3 यह लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद न्यूज़ समाप्त होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। पीएलआई में घटा फार्मा क्षेत्र का आयात, 40% गिरावट हुआ है। और यह क्या है फार्मा क्षेत्र, आप इसे पहले जानिए। तो फार्मा क्षेत्र के तहत एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स और इंटीग्रेंट एपीआई बोला जाता है, जो कच्चा रॉ मटेरियल के रूप में जाना जाता है। आप सिंपल सा लॉजिक यही जानिए, यह कच्चा रॉ मटेरियल होता है। मान लीजिए कोई दवा बना रहे हैं ना, पैरासीटामोल खा रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल का जो होगा ये एपीआई के तहत ही होता है। और इसकी 85% से अधिक जो निर्भरता है ना चीन पर था हम लोग का। देखिए 80 से लेकर 85% तक एपीआई जो भी पार्ट है बल्क ड्रग्स का या स्टार्टिंग मटेरियल का, ड्रग इंटरमीडिएट्स और विभिन्न प्रकार के दवाओं संबंधित आइटम जो आते हैं, उसके लिए हम लोग 80 से 85% चीन पर निर्भर थे। क्योंकि इससे पहले पीएलआई योजना जो लाया गया उससे पहले हम लोग चीन पर ही पूरे दवाई के लिए रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल वहाँ से आयात किया करते थे। और यह देखिए जब आया ना पीएलआई योजना, उसके बाद 40% का गिरावट दर्ज किया गया इस कच्चे प्रोडक्ट के रूप में जो फार्मा क्षेत्र में यूज़ होता है। जो रॉ मटेरियल हम लोग मंगाया करते थे चीन से, उसमें 40% का गिरावट आया। कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र को डेवलप करेगा, दवाओं का रेट कम होगा। तो ये सब चीज़ें समझिएगा, इसके डाटा को आप लोग यूज़ करिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, सॉरी। और प्रमुख रसायन के उत्पादन में 7.22% का बढ़ोतरी दर्ज किया गया, जिसमें उर्वरक मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि देश के प्रमुख रसायनों के उत्पादन में 7.22% का बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में लगभग 32.56 लाख टन रसायनों का उत्पादन, जिसमें कीटनाशक उत्पादन भी शामिल है। तो ये सब आपको बैकग्राउंड हो गया कि पीएलआई योजना आया था, तो उसके संदर्भ में कुछ अपडेट हम लोग को आया कि आयात घटा है, हम लोग निर्यात बढ़ा रहे हैं। निर्यात में 3% फार्मा क्षेत्र में बढ़ा है। तो ये आपको आयात निर्यात की यूपीएससी पेपर 3 में कवर होगा। और जीएस जो स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने स्टेट के सिलेबस के अनुसार इसे कवर करेंगे। इसका जो नोट्स इसे याद रखिएगा कि क्यों उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम जरूरी है देश के लिए। सबसे पहले तो आपको ये समझिएगा ना, इंटरव्यू में या तो कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है देश को इसका ज़रूरत ही क्यों है इस योजना की। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जब योजना आया था उसके बाद की चीज़ों को आप समझाइएगा तो समझ में आ जाएगा। केंद्रीय बजट 22-23 में भारत की वृद्धि दर 9.2% अनुमानित की गई है, हालांकि अभी कम किया गया, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। तो इस ग्रोथ रेट को डेवलप भी करना है, उसको कायम करने के लिए। दूसरा, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजन के लक्ष्य निर्धारित किए गए, इसलिए इस योजना की इस संदर्भ में बातें की जा रही है। साथ ही साथ रोजगार का लक्ष्य, रोजगार जो निर्धारित है उसके लिए यह जरूरी है। साथ ही साथ पीएलआई योजना के तहत 30 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता की बात की गई है, इसलिए यह योजना जरूरी है। हो गया। अब देश हमारा जो अगले 25 वर्ष के लिए सोमा बनाएगा ना, हम लोग #75 में चल रहे हैं ना, 25 साल में हम लोग 100 तक पहुंच जाएंगे। 100 में हम लोग ने लक्ष्य कुछ निर्धारित किया है ना, उसी लक्ष्य में 4 बजट में 4 प्राथमिकता बताया गया आप लोग को, है ना, जिस पर विकास किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, जिसमें पीएम गति शक्ति है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। समेकित विकास की बात की गई है, उत्पादन संवर्धन, निवेश, सनराइज अवसर और ऊर्जा संरक्षण, जलवायु कार्यक्रम, निवेश और वित्तीय मदद, इस पर बात की गई है ना। तो इसमें देखिएगा पीएलआई योजना के तहत जो 14 क्षेत्र डेवलप किए गए हैं, टारगेट किए गए, उस पर काम करना, ये इसमें जुड़े हुए सारे लोग हैं। तो ये आपको ये भी बताना पीएलआई योजना के तहत जो हमारे अगले 25 साल का टारगेट है उसको पूरा करने में काफ़ी लाभ होगा। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि क्यों लाया गया है इसको, योजना को। तो इसके बाद ये जो नए उभरे हुए क्षेत्र हैं ना, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कि रोज़गार, इससे 60 लाख नए रोज़गार क्रिएट होंगे,
वृद्धि दर को कायम किया जा प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ 30 लाख करोड़ के निवेश, अतिरिक्त निवेश हम लोग यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। और जो 25 का 4 प्राथमिक बजट है उसको कहीं ना कहीं ये योगदान करेगा। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना क्या है, PLI योजना क्या है, इसे पहले आप जानिए। यह उच्च आयात प्रतिस्थापन, जैसे हम किसी प्रोडक्ट पर किसी देश के साथ कुल निर्भरता कायम किए हुए थे ना, उसके लिए प्रतिस्थापन उसको कम करना है। साथ ही साथ रोजगार सृजन के साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए PLI योजना जैसी अवधारणा विकसित की गई है। तो क्या करिए, मान लीजिए किसी क्षेत्र में हम चीन पर निर्भरता कायम किए हुए, मान लीजिए फार्मा क्षेत्र का ही उदाहरण ले लीजिए, अब 80 से 85% निर्भरता थी, समझ लीजिए। अब मान लीजिए कल हम चीन से युद्ध कर जाते, ये ऐसी घटनाएं जैसे आपको छुटपुट घटनाएं हुई थी ना हाल ही में आपको सीमाओं पर, तो आप समझिए चीन देना बंद कर देता है ये रॉ मटेरियल, तो भारत कैसे अपनी दवाओं की पूर्ति करता अपने मरीजों के लिए, या तो इस प्रकार के जो भी उपकरण जो चीज़ें हैं वो कैसे करता, तो त्राही त्राही हो जाता है भारत में सिस्टम। तो इसलिए हम उन अवस्थितियों में नहीं पहुँचे जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हुई। इसलिए आयात प्रतिस्थापन को कम करना, अर्थात उसकी पूर्ण निर्भरता को कम करके न्यूनतम स्तर पर लाना। जैसे इसी तरह इसका एग्जाम्पल आप तेल के संदर्भ में देख सकते हैं। याद है पहले कभी सऊदी अरब पर हम लोग तेल निर्भरता ज़्यादा हुआ करते थे, ईरान इराक पर हुआ करते थे, पर हमने जब अरब कंट्री पर जब तेल संकट घटा, तेल जो अरब चीज़ों में हुआ था, घटनाएं हुई थी अरब क्षेत्रों में, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने अमेरिका से तेल लेना शुरू किया, अन्य देशों से अर्जेंटीना से तेल लेना शुरू किया। उसके बाद आपको देखते हुए रसिया से तेल लेना हम लोग प्रारंभ किए। तो जब हम तेल निर्भरता किसी पर अतिरिक्त दबाए तो क्या करता था, हमने से मनमाने तरीके से रेट लिया करता था। उस वर्ष के अनुपात की बात हो रही है जब खाड़ी संकट हुआ था, तो हमने अलग विकल्प तलाशा ना। तो आज क्या है, रूस सबसे ज़्यादा हमें तेल दे रहा है वर्तमान संदर्भों में भी देखें तो। इसलिए निर्भरता जब कम होगी तो आज क्या है कि अरब कंट्री है ना बार्गेनिंग करने को तैयार है। रूस जिस रेट पर दे रहा है भारत को तेल, वैसे ही यह तेल अरब कंट्री है ना भारत को तेल देने के लिए तैयार हो गए। तो जब हम पूर्ण निर्भरता को कम कर देंगे ना, तो होगा क्या कि ये बार्गेनिंग पर आ जाएगा कि नहीं हमसे भी सामान लीजिए, क्योंकि उसका भी अपना क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना ना, अपने देश का, चीन को भी अपने देश का निर्यात बढ़ाना, अपने रॉ मटेरियल को खपत कैसे करेगा। भारत सबसे बड़ा बाजार है, आप लोग जानते ही हैं, हर क्षेत्र में सबसे बड़ा बाजार है। तो चीन भी नहीं चाहेगा कि नहीं आप हमसे सामान कम करिए, तो वो सस्ते दरों पर हमें चीज़ें देने शुरू कर देगा। अभी मान लीजिए किसी दाम 10 रुपया है ना, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का 10 रुपया दाम है वर्तमान में, तो जब हम अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर लेंगे, अपने चीज़ों को डेवलप कर लेंगे, यही दाम हमको 2 रुपया में देना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये 8 रुपया अतिरिक्त ले रहा है ना अभी, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं किया। अब मान लीजिए आज से 10 साल बाद भारत API के लिए अगर रॉ मटेरियल के लिए कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, भारत के पास खुद होगा, इसके पास चीन के पास अतिरिक्त है, तो क्या करेगा यार, उसको प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भारत में है, तो वो क्या बोलेगा कि ऐसा करो भाई कि आप मुझसे ये प्रोडक्ट लो, मैं आपको बहुत कम रेट पर आपको दे दूंगा। तो बोलेगा इंडिया नहीं, मेरे पास तो खुद है, मेरे प्रोडक्शन आपको 2 रुपये के हिसाब से हो रहा है, मैं 2 रुपये में ही पूर्ति अपने पूरे बाजार को कर दे रहा हूँ इसी रेट पर। तो चीन बोलेगा ठीक है भाई, तो ऐसा करो ना 1.5 ले लो और हमको दो, तो हमें 50 पैसे की भी बचत हो रही है किसी में। और ये ह्यूज मार्केट में टनों में टन मिलियन टन में आता है ना, तो सोचिए कितना पूंजी हमें बचेगा। तो ये चीज़ समझना होगा कि क्यों ये योजना लाई गई, इसलिए योजना लाई गई है और इसका एस्पेक्ट यही है। साथ ही साथ भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में PLI योजना के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए अलग रखे हैं। ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत अलग से दिए गए, ऐसा नहीं कि किसी बजटीय आवंटन में इसे जोड़ दिया गया। बजटीय आवंटन अलग है और इसको अतिरिक्त इस स्कीम के तहत 1.97 लाख दिया गया है। मान लीजिए बजट में फार्मा क्षेत्र को 20,000 करोड़ दिया गया बजटीय आवंटन, इसमें मान लीजिए आपको 37 करोड़ रुपया दिया गया आवंटन, तो दोनों मिलकर ना काम करेगा। अब फार्मा सेक्टर को यह बूस्ट करेगा ना, पहले बजटीय आवंटन में केवल 20,000 मिला था, अब 37,000 करोड़ मिलेगा, तो इसके पास कुल 57,000 करोड़ हो गया। तो आप समझिए कितना व्यापक स्तर पर काम करेगा। तो इसके तहत आपको चीज़ों को समझना हो। इसी तरह
14 इंसेंटिव तो किया गया, 14 क्षेत्रों को डेवलप किया। उसी में 2022-23 में देखिएगा बजट में सौर पीवी मॉड्यूल, अच्छा जो हम लोग सौर पीवी लगाते हैं ना, सौर पैनल लगाते हैं, उसके लिए पीएलआई योजना के तहत 19,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन किए गए। और इसमें बजटीय आवंटन अलग है। पीएलआई योजना के तहत 1950 करोड़ रुपये अलग से दिया गया। तो बताइए, जो सौर पैनल में हम लोग काम करना, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो बूस्ट होगा ना, तो समझिएगा इसे, यह बूस्टर का भी काम कर रहा है पीएलआई योजना। किसी भी योजनाओं को प्रगति बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना बूस्टर के रूप में भी काम कर रहा है, क्योंकि अतिरिक्त पैसा यहाँ से दिया जाता है, ये अलग फंड से। अब नोट यहाँ याद रखिएगा कि मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना में 3 उद्योगों को लक्षित किया गया था, जैसे मोबाइल और संवर्धन घटक निर्माण के जितने संबंधित ये सेक्टर है उसको, विद्युत घटक के निर्माण वाले क्षेत्र जितने हैं उसको, और चिकित्सा उपकरण। तो 3 क्षेत्र को, उद्योगों को डेवलप किया गया। उसके तहत आपको 14 जो क्षेत्र उसको टारगेट किया था। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिसमें पीएलआई योजना घोषणा की गई थी, जिसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो के घटक जो थे, जो भी उसके मॉड्यूल थे उसको, इलेक्ट्रॉनिक आईटी हार्डवेयर को, दूरसंचार को, फार्मास्यूटिकल्स को, सौर मॉड्यूल को, धातु खनन को, कपड़ा परिधान वाले क्षेत्रों को, ड्रोन को, उन्नत रसायन सेल बैटरी को, जैसे 14 क्षेत्र को यह पीएलआई योजना दी गई थी। पर इसके मूल जो 3 उद्योग श्रेणियाँ आई थी, इसी के तहत यह 14 आता है। ध्यान रखिएगा, कहीं प्रश्न पूछ दे तो आप लोग कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा कि 14 उद्योग मत बोल दीजिएगा। उद्योग की श्रेणियाँ 3 है, पर इसके उपखंड जो होते हैं आपको 14 क्षेत्र डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना, योजना के प्रोत्साहन नीति क्या है इसे पहले समझिए। साथ में जो संवर्धित बिक्री के आधार पर जो गणना की गई है, प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कम से कम 1% से लेकर महत्वपूर्ण प्रारंभिक दवाओं के लिए 20% तक इंसेंटिव रखा जाएगा, यानी प्रमोट किया जाएगा, 1 से लेकर 20% तक। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उन्नत रसायन सेल बैटरी, कपड़ा उत्पादन और ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों के प्रोत्साहन की गणना 5 वर्षों की अवधि की गई बिक्री, प्रदर्शन और अस्थायी मूल्यवर्धन के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जो भी टैक्स लगाना होगा, जो भी चीज़ें इस पर रिकॉल करनी होगी, 5 वर्ष तक इसे खुली छूट दी जाएगी कि आप इन क्षेत्रों में इंसेंटिव लेकर काम करिए। इसके बाद क्या बिक्री के संदर्भ में, प्रदर्शन के संदर्भ में, स्थानीय मूल्यवर्धन के संदर्भ में की जाएगी, किस रूप से टैक्स इस पर लगाना है। तो 5 साल तक फ्री होकर कोई भी एजेंसी काम करेगी नहीं, कोई भी उद्योग क्षेत्र या तो जो मालिक है वो काम करेगा, तो इससे फायदा ही होगा ना। अब उद्देश्य क्या साधे जाएंगे इस पीएलआई योजना के तहत, इसका उद्देश्य कहाँ तक दूरगामी परिणाम लाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह भारत सरकार के ने चीन और अन्य देशों के साथ जो भारत की निर्भरता जो कम करने के लिए, आयात निर्भरता को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। आयात निर्यातता को जब कम करते हुए निर्यात की मात्रा बढ़ाना है, जिसके ताकि व्यापार संतुलन या व्यापार घाटा जो है ना उसको स्थापित किया जा सके। व्यापार संतुलन को स्थापित किया जा सके। मान लीजिए चीन से हम व्यापार, सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा हो रहा है ना, चीन से हम आयात सबसे ज़्यादा करते हैं, उसे निर्यात बहुत कम करते हैं। 80-20% के रेशियो में चलता है। अगर 80% हम आयात कर रहे हैं चीन से, 20% ही से निर्यात करें, या इससे भी कम हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको व्यापार संतुलन को कंट्रोल करना है। साथ ही साथ पीएलआई योजना श्रम प्रधान क्षेत्रों का समर्थन करती है। जितने भी क्षेत्र देखें वहाँ पर श्रम प्रधान लगता है। आप छोटे छोटे चीज़ बनाना है, छोटे छोटे चीज़ों को लाना है, उसके लिए है ना आपको जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को समर्थन करता है। भारत में रोजगार अनुपात को बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित रखती है, जिससे निर्माण क्षेत्र में रोजगार को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो रोजगार को डेवलप करने के लिए इससे साधे जाएंगे इसके लक्ष्य को। साथ ही साथ यह योजना आयात बिलों को कम करने, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने को भी कम करता है, जो आयात बिल में मैं बात किया हूँ। उसी के साथ पीएलआई योजना विदेशी कंपनियों में भारत में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है और घरेलू उद्योगों के अपनी उत्पादन इकाइयों विस्तार करने को प्रोत्साहित करते हैं। हाल ही में आप फॉक्सन का नाम सुने होंगे ना, महाराष्ट्र में जाके, महाराष्ट्र गुजरात में था जी, कहाँ जाके लगाया, कमेंट सेक्शन में लोग बताइए, मैं रिकॉल करना भूल गया, याद नहीं आ रहा है, गुजरात या महाराष्ट्र में था।
फॉक्सन जो ताइवान की कंपनी थी जिसे लगाया गया 1.48 लाख करोड़ का जो कुल इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे, तो ये इसी योजना के तहत लाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ दे इसका वर्तमान में किस योजना आप देखते हैं PLI योजना के तहत, तो फॉक्सन वाला जो संयंत्र लग रहा है ना उसका एग्जाम्पल दीजिएगा। तो इसमें देखिएगा किट्स के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स का बात हो रहा है ना, तो इसी योजना के तहत मोटिवेट करके लाया गया है। तो यह भी आपको, साथ ही बहुत से मोबाइल कंपनियां अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो PLI योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के रूप में देखी जाती है। और यह इसका मुख्य उद्देश्य अंत में क्या होगा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो जाएंगे तो हमारा विश्व में कद बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, जैसे चीन का कद बढ़ा है ना मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करके, वैसे भारत का भी बढ़ेगा। पर इसके लिए समय लगेगा ना, 20 से 25 साल का समय लगेगा। ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। आज़ादी के साथ ही चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए था, पर आज़ादी के समय कुछ ऐसी समस्याएं जी थी जो सबसे पहले निदान करना था। और चीज़ें जब समस्या आती तो ही हम लोग इसका सॉल्व आउट करते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं, समय लगेगा पर होगा। चलिए अब हो गया लास्ट एक, बस इसको आप लोग आज न्यूज़, इसको डाटा को आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें रूस के यूनिवर्सिटी ऑफ नाटरम का एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के संघर्ष के पैमाने के हिसाब से देश की क्या स्थिति है उसके बाद आपको बात की गई है। देखिए, किया कोई और है, भोग कोई और रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी वर्ष 1850 के अब तक वैश्विक स्तर पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में विभिन्न आय वर्ग वाले देशों की हिस्सेदारी इसमें बताई गई है। तो हिस्सेदारी देख लीजिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो आपको इस तरीके से कवर करना है, इसको डाटा को यूज़ कर लेना है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। 100 अरब डॉलर सालाना देने के वादा किया था अमीर देशों जलवायु परिवर्तन निपटने के 2020 तक, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं किया है। उच्च वर्ग आय वाले वर्ग कौन कौन से देश, इसे देख लीजिएगा। मध्यम आय वाले वर्ग देश कौन कौन से हैं और निम्न आय वाले वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसे देख के इन सब चीज़ों को कवर कर लेना। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी है। सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त कौन है, पाकिस्तान। इन गर्मियों में बड़े पैमाने में बाढ़ के मामले देखे गए हैं और ये पाकिस्तान अपने इस समस्या को COP27 में रखेगा भी, क्यों, इस पर किस रूप से काम करना चाहिए। कई छोटे द्वीपीय देश समुद्र के बड़े जल स्तर के कारण खतरे, उनके अस्तित्व पर ही खतरा उभर कर सामने आया। साथ ही साथ उत्सर्जन के नाम मात्र की हिस्सेदारी रखने वाला सोमालिया सर्वाधिक संकटग्रस्त है। इसका एग्जाम्पल तो जरूर दीजिएगा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। ये किन देशों को खमियाजा दे रहा, मान लीजिए जो कुछ किया ही नहीं बेचारा, उस मान लीजिए मैं यार आप हत्या किए भी नहीं, या हत्या के मामले में हमें सज़ा दी जा रही है, मुझे फांसी दे रही है, आपको फांसी दी जा रही है, वही कहानी यहाँ पर हो जाता है। किया कोई और है, उसका परिणाम कोई और देश भोग रहा है। आप बताइए, सोमालिया कुछ नहीं किया बेचारा, आज तो कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर, और वो उसके संकटग्रस्त हो गया, सर्वाधिक संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। तो ये डाटा आप लोग को यूज कर देना है। और एक टॉपिक का पॉइंट यहाँ से ले लेना है, PT फैक्ट शायद है, मैं नीचे लिखा हूँ कहीं, देख लेते हैं। हाँ, कहाँ गया ये, तो सेक्शन आप लोग देखिएगा। और सरदार पटेल जी के बारे में कुछ बातें की गई हैं। 28वें संघर्ष बाद ढलाई गई बर्लिन की दीवार जो ढाई गई थी, वो बर्लिन का दीवार देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको करती चलना है, क्योंकि सब PT फैक्ट आपको कहीं ना कहीं पूछ देता है। साथ ही साथ किसी स्टूडेंट ने कार्टून की बात की, तो कार्टून में ढूंढा, कहाँ गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है मुझे। शायद कार्टून के बारे में बोली थी, तो कार्टून कहाँ गया, किस पेज में दिया हुआ था, निकल गया, स्लिप हो गया क्या। कार्टून के संदर्भ में कुछ चीज़ें विश्लेषण होता है, उसको जानना जरूरी है। चलिए, लग रहा है निकल जाता है ना कभी कभी, तो नहीं मिलता है। अच्छा चलिए, मैं मिलूंगा तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा उस कार्टून का वैल्यू क्या है, कार्टून किस संदर्भ में बातें कर रहा है, सरकार को क्या कहना चाहता है, वो मैं देख के, कहीं स्लिप हो गया, नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग तब तक जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन कीजिए, जो चीज़ें बताई गई ऐप डाउनलोड करिए और सारी चीज़ों का फैसिलिटी लेने का प्रयास कीजिए। देखिए 365 से आपका जीवन निर्धारित नहीं होगा, ठीक ना, पर 365 से आपका जीवन के उन पहलुओं को सॉल्व कर देगा ये ना, जो एग्ज़ाम में आपका
सीट एक पक्का कर देगा। तो ये सब चीज़ें आप कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़िए और शाम को 6:30 बजे सभी स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। मैं रहूँगा, सर भी रहेंगे, जो करंट अफेयर्स लेते हैं वो भी रहेंगे, और लाइव डिबेटिंग होगा, मीटिंग होगा गूगल मीट पर। अभी कुछ देर में आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।